हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट का आदमी अनिका को कैमरा दिखा रहा था। उसने कैमरा की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा, मैं जानता हूँ तुम जैसी खूबसूरत लड़कियाँ मिडिल फ्रेम में आना चाहती हैं ताकि सब लोग तुम्हें ही देखें। अरे आखिर छोटे छोटे रोल करके ही तो बड़े बड़े रोल के लिए ब्रेक मिलता है, और मुझे यकीन है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की को ज़रूर एक दिन बड़ा ब्रेक मिलेगा। तुम बहुत जल्दी हीरोइन बन जाओगी, यह मैं जानता हूँ। मैं इस फिल्म में कई सालों से काम करता हूँ। मैंने कई सारी जूनियर आर्टिस्टों को एक साथ काम किया है, मगर तुम जितनी खूबसूरत जूनियर आर्टिस्ट मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी बात मानो, वहाँ कैमरा एंगल है, तुम ठीक उसके सामने वहाँ पर बैठ जाओ और फिर दुआ करो कि कैमरामैन की नज़र तुम पर पड़े। अगर एक दो बार भी तुम्हें फ्रेम में दिखा दिया गया तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम बड़ी स्क्रीन पर आग लगा दोगी। जिस हीरो के साथ इस वक्त तुम जूनियर आर्टिस्ट का काम कर रही हो, अगली फिल्म में वही हीरो तुम्हें अपनी अपोजिट हीरोइन लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अनिका किसी तरह से उस आदमी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। अनिका को न तो कैमरा में आने पर इंटरेस्ट था और न ही एक्टिंग करने में कोई इंटरेस्ट था। यहाँ तक कि अनिका फिल्में देखना भी पसंद नहीं करती थी। अनिका ने अपना एक हाथ अपने सर पर रखा और उस आदमी से कहा, क्या आप मेरे लिए एक चाय लेकर आ सकते हो? मेरे सर में ज़रा सा दर्द हो रहा है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैडम, ज़रूर, मगर इतना ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप बड़ी स्टार हो गई तो फिर मुझी को अपना पर्सनल बॉय रखिएगा। चाय के साथ साथ मैं एक कागज़ पर अपना नंबर भी आपको दे देता हूँ। बड़ा ब्रेक मिल जाए तो मुझे और मेरी बात को भूल मत जाना। अनिका पूरी लाइब्रेरी में नज़रें घुमाकर उस बायोमेडिसिन डिपार्टमेंट को ढूंढती रही। अगर अलग अलग चैम्बर पे अलग अलग नाम लिखे गए थे, अनिका को लग रहा था कि शायद बायोमेडिकल डिपार्टमेंट का भी नाम बदलकर कुछ और रख दिया गया हो। कई चैम्बर्स के नाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के नाम पर रखे गए थे। हो सकता है इतने सालों में किसी रिटायर्ड प्रोफेसर का नाम उस चैम्बर को दे दिया गया हो। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह असली चैम्बर को किस तरह से पहचाने। वहाँ डायरेक्टर कुछ लोगों को कहानी समझाने लगा। कहानी एक ऐसी लड़के की थी जिसके प्रोफेसर ने उसे एक ऐसी ड्रग से इंजेक्ट कर दिया था जिसके उसके शरीर के अंदर काफ़ी म्यूटेशन हो गए थे। देखते ही देखते वह लड़का बाकी सब लड़कों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। उस प्रोफेसर ने उस लड़के को इसलिए वह ड्रग इंजेक्ट की थी क्योंकि वह लड़का उसकी उम्र के बाकी सारे लड़कों के मुकाबले काफ़ी वीक था। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। स्कूल और कॉलेज में वह सभी लड़कों के बीच हमेशा हंसी का पात्र बनकर रहा था। उस लड़के की दिल से ख्वाहिश थी कि वह किसी तरह ताकतवर बन जाए। प्रोफेसर ने उस लड़के के इसी इमोशनल ट्रिब्यूलेंस का फ़ायदा उठाकर उसे अपनी लेबोरेटरी में बनाई गई एक ड्रग से इंजेक्ट कर दिया। देखते ही देखते वह लड़का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने लगा। उस लड़के के अंदर वह सारी क्वालिटी आने लगी जो स्पाइडर के अंदर होती थी। वह लड़का सचमुच का स्पाइडरमैन बन गया था। धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ने लगी। ताकत के साथ साथ समाज में उस लड़के का रुतबा भी बढ़ने लगा था। मगर देखते ही देखते उस ताकत ने लड़के के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। पहले उस लड़के के अंदर से इंसानियत मिट गई और धीरे धीरे उसके अंदर का इंसान भी मरने लगा था। वह लड़का पूरी तरह से स्पाइडर में बदल गया था। हालांकि वो लड़का अब इंसान नहीं रहा था, मगर उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वह लड़का अब बस किसी भी तरह लोगों को मारना चाहता था। नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो ने अपने स्पेशल एजेंट को उस लड़के को पकड़कर मारने के लिए भेजा, मगर उस लड़के ने अकेले ही सारे एजेंट को मार दिया। जब उस लड़के के पीछे खुफिया एजेंट पड़े थे तब एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी। देखते ही देखते उस लड़के को उस लड़की के लिए फीलिंग डेवलप होने लगी। उसके अंदर कहीं ना कहीं अब फिर से इंसानियत दिखने लगी थी। वहाँ जब उस प्रोफेसर ने उस लड़के को पावरफुल होते हुए देखा तब उसे यकीन हो गया कि उसका आविष्कार काम कर रहा था। इसलिए उसने खुद भी अपने आप को उस ड्रग से इंजेक्ट कर दिया ताकि वो और इसका शागिर्द वह लड़का साथ में मिलकर इस दुनिया पर राज कर सके। जब भी वह लड़का इंसानियत की बातें करता, वह प्रोफेसर उसे वह वीडियोस दिखाता जिसमें लोग उस लड़के का मजाक बनाया करते थे ताकि फिर से उस लड़के के अंदर गुस्सा जाग जाए और उसके अंदर उठ रही इंसानियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। प्रोफेसर चाहता था कि उस लड़के के सर पर बस एक ही जुनून सवार रहे, पूरी दुनिया पर राज करना। हीरो उस खड़ूस प्रोफेसर के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। प्रोफेसर के कहने पर उसके साथ मिलकर वो लड़का धीरे धीरे पूरे शहर को तबाह करने लगा। मगर तभी अचानक वह लड़की फिर से उस लड़के के सामने आ जाती है। उस लड़की के दिल में दबी हुई फीलिंग्स फिर से जाग जाती हैं। आखिरकार उसका प्यार जीत जाता है।
उस लड़की के प्यार के कारण वह लड़का अपने पावर्स को कंट्रोल करने के लायक बनता है। अपने अंदर जिंदा जानवर को दफनाकर वो फिर से इंसान बन जाता है और अपनी शक्तियों के सहारे वह प्रोफेसर को हराने में भी कामयाब हो जाता है। इस तरह वह हीरो पूरे शहर को बचा लेता है, जिसके बाद वह नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो का एजेंट बनकर काम करने लगता है। आखिरकार नफरत की हार होती है और प्यार की जीत। ये टिपिकल साइंस फिक्शन मूवी थी जिसका हीरो राहुल था। इस वक्त ये फिल्म अपनी शूटिंग के काफ़ी अर्ली स्टेजेस में थी। इस वक्त जो सीन शूट होने वाला था उसमें हीरो यानी कि राहुल एक लाइब्रेरी के अंदर छुपा था और बाहर कुछ कॉलेज के पॉपुलर लड़के उसे सीटियां बजाकर बाहर बुला रहे थे ताकि वह लोग उसे फिर से चिढ़ा सके और अपने मज़े के लिए उसे मार भी सकें। हीरो काफ़ी डर गया था और इसलिए लाइब्रेरी में आकर छुप गया था। वह बाहर जाने से डरता था, अपने दोस्तों से डरता था। तभी लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात उस प्रोफेसर के साथ हो जाती है जो एक स्पेशल ड्रग का आविष्कार करना चाहता था। हीरो का उस ड्रग के बारे में पता चलता है। उसे यह भी पता चलता है कि उस ड्रग के इंजेक्ट होने के बाद इंसान काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। प्रोफेसर को पता लगता है कि हीरो भले ही लोगों की नज़रों में काफ़ी बेवकूफ़ था, मगर उसका आईक्यू लेवल काफ़ी हाई था। प्रोफेसर और हीरो दोनों साथ मिलकर वो ड्रग बनाने लगते हैं। अनिका को स्टोरी लाइन के बारे में कुछ पता नहीं था, बस एक्शन कहते ही अनिका यहाँ वहाँ घूमने लगी। अनिका किसी तरह अकाई फाइल नंबर 004 को ढूंढना चाहती थी। तभी अचानक अनिका की नज़र कमरे के कोने में रखे एक बड़े से शेल्फ पर पड़ी जिसमें कई सारी फाइलें रखी गई थी। उन फाइल्स को दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह फाइल्स काफ़ी पुरानी थी। अनिका जानती थी कि फाइल नंबर 004 वहाँ होने के काफ़ी हाई चांसेस थे। एक और शूटिंग चल रही थी और दूसरी ओर अनिका के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो किसी भी तरह फाइल नंबर 004 तक पहुंचकर V16 पावर ड्रग बनाने का फार्मूला हासिल करना चाहती थी। जहां वो फाइल्स रखी गई थी उस शेल्फ के ठीक आगे राहुल की शूटिंग चल रही थी। अनिका धीरे धीरे उस फाइल तक पहुंचने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। जैसे ही अनिका उस शेल्फ तक पहुंची कि अचानक डायरेक्टर ने जोर से चीख लगाते हुए कहा, अरे कट 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 यार, कौन चल रहा है वहां पर। अचानक ही कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर ने अनिका को आगे बढ़ने से रोक लिया। अनिका ने जब डायरेक्टर की ओर देखा तो डायरेक्टर ने अनिका से कहा, अरे ये क्या कर रही हो मैडम, ये कोई गार्डन नहीं है, यहाँ पर शूटिंग चल रही है। क्या इससे पहले तुमने कभी जूनियर आर्टिस्ट का काम नहीं किया है? पता नहीं चलता फेसिंग कैसे दी जाती है? अनिका के पास डायरेक्टर के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। न अनिका के पास शूटिंग करने का कोई एक्सपीरियंस था और ना ही अनिका शूटिंग अटेंड करने आई थी। डायरेक्टर अपने हाथों में पकड़ा हुआ माइक नीचे रखकर अनिका के पास चल कर आया और अनिका को घूर घूर कर देखने लगा। डायरेक्टर ने अनिका से कहा, ओह समझ गया मैं, तुम हीरोइन बनना चाहती हो इसलिए यह कर रही हो। मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि तुम एक आम जूनियर आर्टिस्ट हो जो किसी तरह फ्रेम में आना चाहती है, मगर अब तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा फिगर देखकर मैं समझ गया कि तुम एक जूनियर आर्टिस्ट नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री के लिए एक वरदान हो। देख लेना, एक दिन तुम्हारी तस्वीर फिर बड़े बड़े पोस्टरों पर होगी। अगर तुम कहो तो इसी फिल्म में तुम्हारे लिए मैं एक रोल लिखवा देता हूँ। अनिका ने उस डायरेक्टर को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे रोल नहीं चाहिए। अनिका की इस बात पर वो डायरेक्टर हैरान हो गया। डायरेक्टर ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए अनिका से कहा, यह क्या कह रही हो तुम जानती भी हो तुम्हें कौन रोल ऑफर कर रहा है? अरे मेरे साथ काम करने के लिए बड़े बड़े स्टार्स लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। मैं सामने से एक न्यू कमर का ब्रेक देना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे मना कर रही हो। अनिका नहीं समझ पा रही थी कि वो उस डायरेक्टर को कैसे समझाए कि वो यहाँ क्या करने आई थी। उस डायरेक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, माना कि तुम गजब की खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती अगर इस कैमरे में कैद हो जाए तो इस दुनिया में आग लगा सकती है, मगर ऐसा एटीट्यूड भी ठीक नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सारी टैलेंटेड लड़कियाँ उस स्टीवन के साथ काम करना चाहती हैं, मगर इस फिल्म के बाद मैं भी बता दूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। तुम लोग देख लेना कि इस साल का अवार्ड यह फिल्म लेकर रहेगी। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, सब कुछ इसी फिल्म को मिलेगा और तब तुम्हें इस बात का पछतावा होगा कि तुमने मेरे साथ डेब्यू क्यों नहीं किया। अनिका नहीं जानती थी कि वो डायरेक्टर की बातों को कैसे रोक सके। अनिका की नज़रें उस फाइल के रैक पर पड़ी हुई थी, मगर अनिका ये बात किसी को बता नहीं सकती थी कि वो यहाँ क्या कर रही थी और यहाँ किस मकसद से आई थी। वो डायरेक्टर गुस्से में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। अरे मौका अभी मिला है तो अभी हाथ में ले लो, फ्यूचर में मौका मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हमारे ज़माने में जो पहला काम मिलता था हम उस काम को दोनों हाथों से पकड़ लेते थे और फिर जी जान लगाकर अपने काम के जरिए लोगों के दिलों में जगह हासिल करते थे।
मगर नहीं, आजकल की जनरेशन को तो पहले से ही सब कुछ बेस्ट चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए वे वेट नहीं करना इन लोगों को। मगर देख लेना, यही तुम्हारा स्वभाव तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। डायरेक्टर की बातें अनीका को काफ़ी इरिटेट करने लगी थी। अनीका ने बिल्कुल धीमी और सॉफ्ट आवाज़ में उस डायरेक्टर से कहा, देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ एक्ट्रेस बनने नहीं आई। अनीका का जवाब सुनकर वो डायरेक्टर हैरान हो गया। वो हैरानी से अपना एक हाथ अपने सर पर रखकर अनीका को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। कुछ देर तक अनीका को घूर घूर कर देखने के बाद उसने अनीका से कहा, यह क्या बात कर रही हो तुम? अरे तुम जैसी लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस बनने के लिए पैदा हुई है, और फिर अगर तुम एक्टिंग नहीं करना चाहती तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? उस डायरेक्टर के सवाल का अनीका के पास कोई जवाब नहीं था। अनीका नहीं जानती थी कि वह उस डायरेक्टर को क्या जवाब दे। अनीका मन ही मन सोचने लगी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, मैं जानता हूँ यह लड़की यहाँ पर क्यों आई है। जब अनीका ने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल जीन्स, स्पोर्ट्स शूज़ और वाइट प्लेन टी शर्ट पहनकर अनीका की ओर आ रहा था। राहुल बड़े ही स्टाइल में अनीका की ओर चलकर आ रहा था। अनीका के ठीक बगल में खड़े होने के बाद राहुल ने मुस्कुराते हुए अपने डायरेक्टर की ओर देखा और कहा, सर, मैं जानता हूँ यह लड़की यहाँ पर क्यों आई है। फिर अचानक ही राहुल ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल दिए। राहुल ने अपने दांत कचकचाते हुए अनीका की ओर देखा और कहा, तुम्हारा मकसद मुझसे जुड़ा है। मेरे जरिए ही तुम अपना मकसद पाने में कामयाब बनोगी। अनीका देख चुकी थी कि राहुल की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी। अनीका के लिए अभी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो गया था कि राहुल आखिर V16 पाउडर के बारे में जानता था या नहीं। अनीका हैरानी से अपने सामने खड़े राहुल को देखती रही। अनीका नहीं जानती थी कि राहुल के मन में क्या चल रहा था। तभी राहुल ने अपने डायरेक्टर की ओर देखकर कहा, अरे आप इतना भी नहीं जानते डायरेक्टर सर, ये लड़की मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है और मेरे लिए ये सब कुछ कर रही है। बस किसी तरह मेरे साथ फ्रेम में आकर वो अमर हो जाना चाहती है। अरे इसी को तो प्यार कहते हैं, एक सच्चा प्यार जो एक फ़ैन अपने स्टार के साथ करता है। चलिए इस लड़की को माफ़ कर दीजिए और साथ साथ इसकी ख्वाहिश भी पूरी कर दीजिए। डायरेक्टर राहुल की बात समझ नहीं पा रहा था। डायरेक्टर ने राहुल से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो तुम? राहुल ने बड़ी ही शांति से जवाब देते हुए कहा, देखिए डायरेक्टर सर, आप चाहते हैं कि मैं आराम से टहलता हुआ उस आर्काइव के पास जाऊं जहां पर वो सारी फाइलें की रखी हुई हैं। डायरेक्टर ने ये बातें सुनते ही कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो सर मुझे लगता है कि अगर ये लड़की भी मेरे साथ चले तो उसमें हर्ज क्या है। ऐसा लगेगा जैसे रियल सीन चल रहा है। कॉलेज में भी तो अक्सर ऐसा ही होता है, कई सारे लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं। मुझे तो लगता है ऐसा करने से सीन पूरा नेचुरल हो जाएगा। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद डायरेक्टर ने राहुल की ओर देखकर कहा, हाँ मुझे भी लगता है ये आइडिया अच्छा है। ठीक है, एक काम करो, तुम इस लड़की को अपने साथ ले लो। सुनो लड़की, तुम सर के साथ चल रही हो, वहाँ तक जाना और वो फाइलों वाला शेल्फ देख रही हो तो तुम बस उसमें उलझकर कुछ काम करते रहना। मगर मेरी बात ध्यान से सुनना, कैमरे के बीच आने की कोशिश मत करना, जानबूझ करके कैमरे में देखना मत। अगर इस बार ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ से हटवा दूंगा। अनीका किसी भी तरह उस शेल्फ तक पहुँचना चाहती थी जहाँ पर वो फाइलें रखी हुई थी। अनीका को फाइल तक पहुँचने का बहाना मिल गया था। इनफैक्ट राहुल ने खुद ही उसे वो बहाना ढूंढ कर दिया था। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन कहा, राहुल अनीका के साथ साथ धीरे से उस जगह की ओर आगे बढ़ने लगा जहाँ पर वो फाइलें एक शेल्फ में सजाई गई थी। अनीका की नज़रें उस शेल्फ पर गड़ी हुई थी। तभी राहुल ने अचानक से अनीका की कमर पर अपना हाथ रख दिया। राहुल अनीका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। अनीका को राहुल की आंखों में अपने लिए एक अलग ही अट्रैक्शन नजर आ रहा था। मगर इस वक्त अनीका को किसी चीज़ की नहीं पड़ी थी। यहाँ तक कि राहुल ने अनीका की कमर पर हाथ रखकर उसका फ़ायदा उठाना चाहा था, ये बात भी अनीका ने नज़रअंदाज कर दी थी। अनीका की नज़रें उस फाइल शेल्फ पर जमी हुई थी। जब अनीका और वो राहुल उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर फाइलें एक बड़ी सी अलमारी में सजाई गई थी, तो अचानक ही अनीका तेज़ी से उस अलमारी की ओर चली गई। अलग अलग शेल्फ में कई सारी फाइलें सजाई गई थी। फाइलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फाइलें बहुत पुरानी थी। अनीका ने देखा कि सबसे नीचे वाले शेल्फ में जो फाइलें रखी थी उनका नंबर था 5312। जब अनीका ने शेल्फ में अपनी नज़रें घुमाई तो अनीका को एहसास हुआ कि सबसे नीचे के शेल्फ में 5000 सीरीज़ की फाइलें रखी थी। उसके ऊपर वाले शेल्फ में 4000 सीरीज़ की फाइलें रखी थी। इसका मतलब ये था कि जैसे जैसे अनीका की नज़रें ऊपर की ओर जा रही थी, ज़्यादा पुरानी फाइलें उसे नज़र आने लगी थी। उस अलमारी के ठीक पास एक बड़ी सी लैडर पड़ी थी। अनीका उन सीढ़ियों को शेल्फ के पास ला कर खड़ी हो गई। अनीका ने बड़े ही ध्यान से वह सीढ़ियाँ शेल्फ से लगाई
और धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। अनिका एक के बाद एक शेल्फ पर नजरें डाल रही थी। सबसे ऊपर वाले शेल्फ में अनिका ने देखा कि उसे 113 नंबर की फाइल नजर आई। अनिका ने जब अपनी नज़रें घुमाते हुए देखा तो अनिका को महसूस हुआ कि उसी शेल्फ में सबसे पुरानी यानी कि 1 नंबर की फाइल भी ठीक कोने में रखी हुई थी। अनिका सीढ़ियों से उतरकर ठीक उस कोने में जाकर सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ने लगे। जब अनिका की आंखों के ठीक सामने 1 नंबर की फाइल रखी हुई थी, फाइल पर लिखा था 001, ठीक उसके बगल में 002 और ठीक उसके बगल में 003। अनिका अब जान चुकी थी कि उसकी मंजिल बेहद करीब थी। 003 के बगल में जो फाइल थी ये वही फाइल थी जो स्वाति मल्होत्रा ने सालों पहले अनिका के लिए छोड़ी थी, जिसका नंबर था 004 और शायद जिसके अंदर V16 पावर ड्रग को बनाने का फार्मूला भी लिखा था और उसी फार्मूले से जुड़ी थी अलेक्जेंडर की ज़िंदगी। मगर तभी अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि 003 के बगल में जो फाइल थी उस पर नंबर लिखा था 005। अनिका ने जब वो फाइल निकाल कर उसे पढ़ना शुरू किया तो उस पर टाइटल लिखा गया था एक्सपेरिमेंट फॉर प्लेग। जब अनिका ने उस फाइल को पढ़ा तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उस फाइल में किसी चूहे पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा था। ये एक्सपेरिमेंट कम से कम 50 साल पहले हुआ था। अनिका ने वो फाइल फिर से अपनी जगह पर रखकर फाइल नंबर 003 पढ़ना शुरू किया। उस फाइल में भी कम से कम 25 से 30 साल पहले हुए किसी कॉलेज के एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा था, मगर ये वो एक्सपेरिमेंट नहीं था जिसके बारे में स्वाति मल्होत्रा अनिका को बताना चाहती थी। अनिका बड़ी ही तेज़ी से एक के बाद एक फाइलें पलटने लगी, मगर उसे 004 नंबर की फ़ाइल कहीं नज़र नहीं आ रही थी। देखते ही देखते अनिका ने 50 नंबर की फ़ाइल तक हर फाइल को एग्जामिन कर लिया, मगर उसमें उसे कहीं V16 पावर ड्रग को बनाने का फार्मूला नहीं नज़र आ रहा था। अनिका पागलों की तरह फाइलों के पन्ने पलटने लगी थी। अनिका को इस वक्त कोई होश नहीं था कि वो कहाँ थी, क्या कर रही थी। बस उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, ये V16 पावर ड्रग बनाने का फार्मूला स्वाति मल्होत्रा ने कहाँ लिखा था और किस फाइल में छुपाया था। तभी अचानक अनिका के कानों पर तालियों की आवाज़ पड़ने लगी। जब अनिका ने अपना ध्यान फाइलों से हटाया और सीढ़ियों से नीचे की ओर देखा तो अनिका ने देखा कि पूरा का पूरा यूनिट नीचे खड़ा होकर अनिका की ओर देखकर तालियां बजा रहा था। वो डायरेक्टर जो फिल्म शूट कर रहा था वो अपने होंठ दबाकर अनिका की ओर देखकर जोर जोर से तालियां बजा रहा था। जब तालियों का शोर थोड़ा कम हुआ तब उसे डायरेक्टर ने अनिका की ओर देखकर कहा, व्हाट अ परफॉर्मेंस, मान गए गुरु, मान गए तुम्हें। मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम एक नेचुरल टैलेंट हो। क्या परफॉर्मेंस दिया है तुमने। तुम तो बिल्कुल भूल गई हो कि यहाँ पर कैमरा भी है। अक्सर हीरो के साथ छोड़ दिए गए नए लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, मगर तुमने तो कमाल कर दिया। अरे ऐसी एक्टिंग का एक्सपीरियंस एक्टर भी नहीं कर पाते आजकल, इतनी नेचुरल हो तुम। अनिका के माथे से पसीना बह रहा था। वो किसी भी तरह फाइल नंबर 004 ढूंढना चाहती थी। डायरेक्टर और आसपास खड़े लोग क्या कह रहे थे वो अनिका के कानों पर तो पड़ रहा था, मगर अनिका का ध्यान नहीं था। अनिका ये सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि आखिर 004 नंबर की फ़ाइल कहाँ गई। अनिका तो ये भी नहीं जानती थी कि वो फाइल यहाँ मौजूद भी थी या नहीं। फिर अनिका के पहुँचने से पहले ही वो फाइल कोई और उड़ा कर ले गया था। एक साथ कई सारे कन्फ्यूज़न अनिका के मन में खड़े हो रहे थे। तभी उस डायरेक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो फाइल डिसीजन तुम्हारा होगा, मगर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ये मेरा कार्ड रखो, इस पर मेरा पर्सनल नंबर है। अगर तुम एक्टिंग करना चाहो मेरे साथ तो फिर मुझे कॉल कर देना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया रोल है। अनिका को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कब उस डायरेक्टर के हाथ से उसने डायरेक्टर का कार्ड ले लिया और अपनी जेब में रख लिया था। वो डायरेक्टर राहुल की ओर मुड़कर कहने लगा, गजब की एक टैलेंट है ये लड़की में। तुम देखना, अगर ये लड़की अच्छी स्क्रिप्ट में कास्ट हो जाए तो फिर ये आग लगा देगी इंडस्ट्री में। उसके बाद अचानक ही उस डायरेक्टर ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे ये राहुल, वैसे तो तुम्हारे सामने जो हीरोइन का रोल करने वाली है वो लड़की कास्ट तो हो गई है, मगर अगर तुम कहो तो फिर मैं उस लड़की की जगह इस लड़की को उस रोल में कास्ट कर लेता हूँ। तुम्हारा क्या कहना है। इससे पहले कि राहुल इस बात का कोई जवाब दे पाता उस डायरेक्टर ने राहुल को रोकते हुए कहा, और एक मिनट, ओ लड़की ज़रा यहाँ आओ। अनिका अपने ही धुन में खोई हुई थी, मगर डायरेक्टर की बातें अनिका के कानों पर ज़रूर पड़ रही थी। डायरेक्टर की बात सुनते ही अनिका के कदम डायरेक्टर की ओर आगे बढ़ गए। जब अनिका डायरेक्टर के पास पहुंची तब डायरेक्टर ने कहा, बस यहीं रुक जाओ। अरे राहुल, ज़रा यहाँ आओ, खड़े हो जाओ। डायरेक्टर ने राहुल को अनिका के ठीक बगल में खड़ा किया और फिर अपने हाथों में फ्रेम बनाते हुए डायरेक्टर ने ताली बजाकर राहुल से कहा, वाह क्या केमिस्ट्री है तुम दोनों की।
अरे तुम दोनों तो अगर साथ में खड़े हो जाओ तो ऐसा लगेगा जैसे रियल लवर्स हो तुम्हारी केमिस्ट्री तो पर्दे पर आग लगा देगी सचमुच। उस डायरेक्टर की बातें सुनकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। अनीका के कानों पर उस डायरेक्टर की बातें तो पड़ रही थी, मगर अनीका के दिमाग पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। डायरेक्टर ने अनीका की ओर देखकर पूछा, बोलो क्या कहती हो तुम्हें कास्ट कर दूं इसी फिल्म में? राहुल के साथ पहली फिल्म में काम करने का मौका मिले तो फिर कौन लड़की मना कर सकती है। डायरेक्टर अब बात को कुछ ज़्यादा ही खींच रहा था, इसलिए उसे रोकते हुए अनीका ने कहा, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या तुम मेरी हीरोइन बनना नहीं चाहती? अनीका ने इस बार राहुल का हाथ अपने कंधे से झटकते हुए डायरेक्टर की ओर देख कर कहा, क्या आपकी शूटिंग पूरी हो गई है? डायरेक्टर ने राहुल की ओर देखा और फिर मन ही मन कुछ सोचने के बाद राहुल से कहा, हाँ यह सीन तो पूरा हो गया है, अब चलते हैं हमारे अगले सीन की ओर। देखो राहुल, ये जो अगला सीन है वो बहुत ही खास होने वाला है। इस सीन में तुम पहली बार हीरोइन से मिलोगे जिसे तुम प्यार करने लगोगे। इस सीन में भर भर के रोमांस चाहिए मुझे, और तुम तो जानते हो कि मैं किस तरह का नेचुरल डायरेक्टर हूँ। रोमांस करने के लिए शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की ज़रूरत होती है, फीलिंग्स की ज़रूरत होती है। वो फीलिंग्स मुझे तुम्हारी आंखों में दिखनी चाहिए। ये कहने के बाद डायरेक्टर राहुल को सीन समझाने लगा। राहुल बार बार अपने बगल में खड़ी अनीका की ओर देख रहा था। कुछ देर बाद राहुल ने अपने गले की खराश उठाते हुए डायरेक्टर से कहा, डायरेक्टर सर, मुझे लगता है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये रोमांटिक सीन मैं आज नहीं कर पाऊंगा। आज एक्शन सीन्स पूरे कर लेते हैं, रोमांटिक सीन किसी और दिन पूरे कर लेंगे। डायरेक्टर राहुल की बात पर हैरान हो गया। इससे पहले कि डायरेक्टर राहुल के साथ कोई आर्गुमेंट करता, राहुल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, समझिए ना सर, मैं एक एक्टर हूँ। जैसा कि आपने कहा कि अगर मेरे मन में फीलिंग्स ही नहीं होंगे तो फिर मैं उस सीन को पूरी तरह से जस्टिस नहीं दे पाऊँगा। आप तो इतने महान डायरेक्टर हैं, नेचुरल एक्टिंग की बारीकियों को अच्छी तरह से समझते हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपने एक्टर्स को कितनी फ्रीडम देते हैं। उस डायरेक्टर ने अपने सर से टोपी उतारी और राहुल से कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो ये सीन हम फिर कभी कर लेंगे। मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम एक प्रोफेशनल एक्टर हो, अपने मूड के हिसाब से ही काम करोगे, मगर मैंने भी कभी अपने एक्टर को नाराज़ नहीं किया। तुम्हारे मूड के हिसाब से ही शूटिंग होगी। ये कहने के बाद वो डायरेक्टर अनीका को गौर से देखने लगा। अनीका की नज़रें अभी भी उस फाइल के शेल्फ पर टिकी हुई थी। अनीका 004 नंबर की फ़ाइल लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उसे नाकामयाबी मिल रही थी। डायरेक्टर ने राहुल की ओर देखकर कहा, मगर तुमने अभी अभी जो सीन किया जिसमें तुम्हें गुंडे छेड़ रहे थे, उसमें तुम्हारा मूड मुझे कुछ सही नहीं लगा। मुझे लगता है कि हमें एक और रीटेक करना चाहिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए उस बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, कल दोबारा रीटेक कर लेंगे। उस डायरेक्टर ने राहुल से कहा, कल क्यों, आज क्यों नहीं? इस बार राहुल ने अनीका की ओर देखते हुए कहा, सर आज मेरा शूटिंग करने का मूड नहीं है। डायरेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज राहुल को हो क्या गया था। शूटिंग वाले एक के बाद एक अपना सामान उठाकर लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगे। लाइब्रेरी सिर्फ 2 घंटों के लिए किराए पर ली गई थी। जब शूटिंग का पूरा क्रू लाइब्रेरी से बाहर निकल गया तब राहुल एक कोने में बैठकर अनीका की हरकतों को ध्यान से देखने लगा। अनीका तेजी से लाइब्रेरियन के पास गई। अनीका जानती थी कि ऐसा करना काफ़ी खतरनाक हो सकता था। अनीका पर जिस किसी ने नज़रें बनाई हुई थी उसे शक हो सकता था, मगर अनीका से अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि फाइल नंबर 004 अब तक उसके हाथ नहीं पहुंची थी। लाइब्रेरियन के पास जाकर अनीका ने लाइब्रेरियन के साथ इंग्लिश में बातें की, जिसका मतलब था अनीका ने पूछा, वहाँ शेल्फ पर जो पुरानी फाइलें पड़ी हैं उसमें कुछ फाइलें मिसिंग है, क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों है? आई मीन किसी नंबर की फ़ाइलें वहाँ मौजूद ही नहीं हैं। उन फाइलों तक कैसे पहुँचा जा सकता है? क्या वह फ़ाइल खो गई है या कोई लेकर चला गया है? उस लाइब्रेरियन ने अनीका को समझाते हुए कहा, इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। लाइब्रेरी में लगी हुई फाइलें कोई लाइब्रेरी से बाहर नहीं ले जा सकता, और फाइलें खोने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यह फाइलें काफ़ी पुरानी एक्सपेरिमेंट्स और यूनिवर्सिटी के आविष्कारों से रिलेटेड फाइलें हैं। यह फाइलें किसी भी कीमत पर कोई नहीं ले जा सकता। अनीका ने फिर गहरी सांस लेते हुए उस लाइब्रेरियन से पूछा, फिर ऐसा कैसे हो सकता कि कुछ नंबर की फाइलें वहाँ मौजूद ही नहीं हैं? लाइब्रेरियन ने इस बात को मुस्कुराते हुए अनीका को जवाब दिया, मुझे लगता है तुम नई स्टूडेंट हो, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानती। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो फाइलें वहाँ शेल्फ पर नहीं हैं उन्हें महफूज रखा गया है। वह काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं।
और वह फाइलें सिर्फ यहाँ के प्रोफेसर और ऐसे स्टूडेंट जो रिसर्च में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं उन्हें ही दी जा सकती है। यूँ समझ लो कि वह फाइल वह खजाना है जिस तक हर किसी का हाथ नहीं पहुँच सकता। वैसे तुम्हें कौन सी फाइल चाहिए थी? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वह लाइब्रेरियन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती थी। अनिका ने अपनी बात बदलते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, वह तो मैं जस्ट यूं ही थोड़ा क्यूरियस हो गई थी। वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ नंबर की फाइल मिसिंग थी, इसलिए आपको अलर्ट करने चली आई। अनिका अब जान चुकी थी कि लाइब्रेरियन के साथ ज़्यादा सवाल जवाब करने का कोई मतलब नहीं था। तब अनिका वहीं कॉरिडोर में एक बेंच पर जाकर बैठ गई। अनिका ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अनिका ने यूनिवर्सिटी की सिस्टम हैक कर ली। हैक करने के बाद अनिका सीधे लाइब्रेरी के डेटाबेस में चली गई। जब अनिका ने 004 की फ़ाइल के बारे में सर्च किया तब उसे पता चला कि वह फ़ाइल कहीं महफूज रखी गई थी। पुराने दिनों में जब कंप्यूटर नहीं थे तब फिजिकल फ़ाइलें यूज़ की जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे फ़ाइलें सिस्टम से कनेक्ट कर दी जाती थी, इसलिए सारी की सारी फ़ाइलें कंप्यूटर में फीड होती थी, मगर पुरानी फ़ाइलें अभी भी फिजिकल फॉर्म में संभाली गई थी। कई फ़ाइलों को डेटाबेस में एंटर नहीं किया था। अनिका जानती थी कि उन फाइलों का महत्व इतना ज़्यादा था कि उन्हें इस तरह से खुलेआम पब्लिक सर्वर पर नहीं अपलोड किया जा सकता था। अनिका ने जब 004 नंबर की फ़ाइल को सर्च किया तब उसे पता चला कि उस फाइल को लाइब्रेरी में ही एक आर्काइव में महफूज रखा गया था। वह फाइल अभी भी फिजिकल फॉर्म में मौजूद थी। अनिका यह भी जानती थी कि वहाँ 039 और 048 नंबर की फ़ाइल भी मिसिंग थी। अनिका ने उन दोनों फाइलों के बारे में भी सर्च करने की कोशिश की। वह दोनों फाइलें भी फिजिकल फॉर्म में थी। अब स्वाति की बताई हुई फाइल तक पहुंचने का अनिका के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी भी तरह लाइब्रेरी के आर्काइव से 004 नंबर की फ़ाइल को चुराने का। मगर अनिका ये नहीं जानती थी कि वह कैसे कर सकती थी। अनिका यह भी जानती थी कि ज़रूर उस पर किसी ने नज़रें बनाए रखी थी। यह वही खतरनाक लोग थे जो अनिका से पहले V16 पावर ड्रग तक पहुंचकर अपनी जान बचाना चाहते थे और उसके पावर के जरिए दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। अनिका अब जान चुकी थी कि अगर उन स्पेशल फाइलों तक अनिका को पहुंचना है तो उसे स्टाउ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनना होगा, और या फिर एक ऐसा बोनाफाइड स्टूडेंट बनना होगा जिसे गोल्ड मेडल मिला हो। मगर ऐसा करने में भी काफ़ी वक्त बीत सकता था और अनिका के पास गंवाने के लिए अब बिल्कुल वक्त नहीं था। अनिका जानती थी कि जल्दबाजी में अगर उसने कोई भी कदम उठाया तो वह उसके लिए और अलेक्जेंडर की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। अनिका कुछ देर तक वहीं बेंच पर बैठी सोचती रही कि उसे आगे क्या करना चाहिए। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अनिका ने वापस घर लौटना ही बेहतर समझा। अनिका अब जान चुकी थी कि उसे कुछ और दिन इंतजार करना होगा स्वाति की रखी हुई फाइल तक पहुंचने के लिए। अनिका यूनिवर्सिटी से निकलकर सीधे घर पहुंची। जब अनिका ने अपनी कार पार्किंग लॉट में पार्क की तो अनिका ने देखा कि वही सुबह वाली बूढ़ी आंटी जिसका नाम सुष्मिता ने मिसेस लालचंद बताया था, वह रिया को ऊंची आवाज़ में डांट रही थी। मिसेस लालचंद रिया से कह रही थी, इतनी छोटी सी उम्र में चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? किस तरह की बच्ची हो तुम? किस तरह के संस्कार पड़े हैं तुम पर? इतनी सी उम्र में चोरी करना कहाँ से सीखा तुमने? जैसे ही मिसेस लालचंद ने अनिका को अपने पास आते हुए देखा, अनिका की ओर इशारा करते हुए मिसेस लालचंद ने कहा, तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम अगर ऐसी हो तो तुमने बच्चों को कैसे संस्कार दिए होंगे। आते ही तुम लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक छोटी सी बच्ची अगर चोरी कर सकती है तो पता नहीं माँ क्या करती होगी। मिसेस लालचंद जिस तरह से शोर मचा रही थी वह सुनकर आसपास के लोग भी अनिका के घर के बाहर जमा हो गए थे। उनमें से किसी एक पड़ोसी ने कहा, अरे आंटी जी क्या हुआ? छोटी सी बच्ची को इतना क्यों डांट रही हो? बच्ची तो कितनी प्यारी लगती है, किसी की नज़र ना लग जाए इतनी सुंदर बच्ची को। आखिर हमें भी तो बताइए कि क्या चुराया है इस बच्ची ने जो आप इसे इतना डांट रही हैं। हम सब सुन रहे थे, आप काफ़ी टाइम से बच्ची को डांट रही हैं। हम सब भी जानना चाहते हैं कि आखिर बच्ची ने ऐसा क्या चुराया है। मिसेस लालचंद ने रिया की ओर देखते हुए कहा, यह कोई बच्ची नहीं है, एक शातिर चोर है। चोरी करना इसे इसकी माँ ने सिखाया है। इसने दिन दहाड़े मेरे घर से बर्फ़ी चुराई है। मिसेस लालचंद की बात सुनकर पड़ोसी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। जब उन लोगों ने रिया की ओर देखा तो रिया ने अपने हाथों में एक बड़ा सा बर्फ़ी का टुकड़ा पकड़ रखा था। टुकड़े को देखकर यह कहा जा सकता कि नन्ही सी रिया पहले ही आधी बर्फ़ी खा चुकी थी। जब रिया ने मिसेस लालचंद को यह सब कुछ कहते हुए सुना तो रिया ने फिर से बर्फ़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में रखा और उसे चबाने लगी। रिया जब बर्फ़ी का टुकड़ा चबा रही थी तब आसपास खड़े लोगों के दिल में रिया के लिए प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया। बर्फ़ी चबा रही रिया सचमुच बहुत क्यूट लग रही थी। रिया के गोरे गोरे गाल जो लंदन की ठंडी की वजह से कुछ गुलाबी पड़ चुके थे वह बिल्कुल बर्फ़ी की तरह ही गोल मटोल हो गए थे।
यह नज़ारा देखकर सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर एक पड़ोसी ने आगे बढ़ते हुए मिसेस लालचंद से कहा, मिसेस लालचंद, एक बर्फी के लिए इतना बड़ा हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी? छोटी बच्ची है, भूख लगी होगी, बर्फी को देखकर उसका मन ललचाया होगा। सिर्फ एक बर्फी लेने से उसे चोर कहने की क्या ज़रूरत है? हम सब ने अपने बचपन में कभी न कभी यह जरूर किया है। उस पड़ोसी की बात सुनकर आसपास खड़े पड़ोसी भी कहने लगे, हाँ हाँ, यह तो हम लोगों ने भी किया है। तभी क्राउड के बीच में से किसी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे आंटी जी, आपने भी तो बचपन में ऐसे ही काफ़ी बर्फियाँ लुधियाना में पड़ोसियों के घर से चुराई होंगी। उस आदमी की बात सुनकर आसपास खड़े सारे पड़ोसी एक साथ हंस पड़े। पड़ोसियों को इस तरह रिया का सपोर्ट करते हुए देखकर बूढ़ी मिसेज लालचंद गुस्से से और तिल मिलाने लगी। वो रिया की ओर देखकर कहने लगी, क्या तुम जैसे बच्चों को शर्म नहीं आती? किसी की चुराई हुई चीज़ उसी के सामने इस तरह से मज़े से खा रही हो। अगर इतनी छोटी सी उम्र में तुम ऐसी हो तो बड़ी होकर बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी बनोगी। मुझे तो उस दिन का डर लग रहा है जब बड़ी होकर तुम बुरे लोगों की संगत में आकर बुरे बुरे काम करोगी। तुम जैसी लड़कियों की वजह से यह समाज इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। नन्ही सी रिया ने बूढ़ी आंटी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अभी अभी क्या कहा आपने? बड़ी होकर मैं मम्मा जैसी बनूंगी? क्या आप सच कह रही हैं? रिया की इस बात का सख्ती से जवाब देते हुए मिसेज लालचंद ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी होकर तुम बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी बनोगी। तुम्हारे पापा कौन है यह तो पता नहीं, तुम्हारी माँ किस किस्म की लड़की है यह तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। इतनी छोटी सी उम्र में 3 बच्चों की माँ बन गई है। पता नहीं कैसे कमाती होगी, यहाँ का किराया कैसे भरती होगी, कौन कौन से रास्ते अपना रही होगी। आजकल की लड़कियाँ पैसे कमाती हैं, यह तो सोच सोच कर मुझे शर्म आने लगती है। और ऊपर से बच्चों की परवरिश भी ऐसी की है। ऐसे बच्चों को देखकर तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। किस तरह के नालायक बच्चे हैं यह। मिसेस लालचंद की बात सुनते ही अपने हाथों में पकड़ी हुई बर्फी रिया ने अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़ ली और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अपनी आंखें छोटी करके मिसेस लालचंद से पूछा, अभी अभी क्या आपने मुझे नालायक कहा? रिया के तेवर देखकर आसपास खड़े सभी लोग काफ़ी चौंक गए थे। मिसेस लालचंद भी रिया को घूरती हुई आंखों को बड़ा करके हड़बड़ा गई। मगर रिया की बात का जवाब देते हुए मिसेस लालचंद ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें यही कहा। क्या करोगी तुम? जैसे ही मिसेस लालचंद ने यह बात कही, रिया ने फिर से बर्फी का एक बड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में रखा और उसे चबाते हुए कहने लगी, तब तो ठीक है, तब कोई बात नहीं। अगर आपने मुझे नालायक कहा है तो कोई बात नहीं, मगर मेरे भाइयों को अगर कोई गाली दे तो यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही लोगों ने रिया की यह बात सुनी, सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। लोगों की हंसी रोकते हुए मिसेस लालचंद ने कहा, अरे आप लोग इस बच्ची को सपोर्ट मत कीजिए। आप लोगों को यह लड़की अभी क्यूट लग रही है, मगर ज़रा देखिए उसके तेवर, बड़ों के साथ किस तरह से बात कर रही है। तभी भीड़ में खड़े एक उम्रदराज आदमी ने कहा, यह हमारा ज़माना नहीं रहा। आजकल के बच्चे तो काफ़ी तेज हो गए हैं। अब वह दिन गए कि बड़े आंख दिखाते और बच्चे बिस्तर के नीचे छुप जाया करते थे। आजकल के बच्चे तो बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं और बड़ों की गलतियों पर उन्हें सुधारना भी जानते हैं। मिसेस लालचंद ने गुस्से से तिल मिलाते हुए आसपास खड़े सभी लोगों से कहा, आप लोग यह चीज़ इतनी लाइटली मत लीजिए। आज इस बच्ची ने मेरे घर से बर्फ़ी चुराई है, कल उठकर हमारी पूरी सोसाइटी में कोई ना कोई चीज़ चोरी होने लगेगी। धीरे धीरे यह बच्चे बड़े होंगे, चोरियां भी बड़ी होती जाएंगी। अरे हम सब इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर बचपन में ही ऐसे बदमाशों को रोका नहीं गया तो बड़े होकर यह लोग समाज के लिए वह कलंक बनते हैं जिसे मिटाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है हमें भी इस मामले को यहीं पर रोक देना चाहिए। अभी के अभी पुलिस को यहाँ बुलाओ और इस लड़की को और इसकी माँ की कंप्लेंट करो। मिसेस लालचंद की बात सुनकर अनिका काफ़ी बड़ी मुश्किल में पड़ गई। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि पुलिस के आने से मामला बहुत बिगड़ सकता था, मगर अनिका एक बात नहीं समझ पा रही थी कि इतनी छोटी सी बात के लिए मिसेस लालचंद इतना बड़ा तमाशा क्यों खड़ा कर रही थी। अनिका चुपचाप भीड़ के ठीक पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। अनिका जानती थी अगर वह मिसेस लालचंद के साथ आर्गूमेंट करती तो मिसेस लालचंद तमाशा और बड़ा कर देती। इसलिए अनिका के पास इस वक्त चुपचाप वहीं खड़े रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब मिसेस लालचंद ने पुलिस को बुलाने की बात की तब एक पड़ोसी ने आगे आते हुए मिसेस लालचंद से कहा, यह क्या बात कर रही हैं आप? इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को बुलाने की क्या ज़रूरत है? यह एक 6 साल की बच्ची है, कोई पेशेवर मुजरिम नहीं जो आप इस बात को इतना आगे ले जाना चाहती हैं। एक मिठाई का तो सवाल है। अब बच्ची ने मिठाई चुराई हो या अनजाने में अपना समझकर खा ली हो, क्या फ़र्क पड़ता है?
मिसेस लालचंद ने भी इस बार अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, फ़र्क पड़ता है। अगर आपको नहीं पड़ता तो मुझे ज़रूर पड़ता है। देखो, अगर हमने इस छोटी सी बच्ची को बिना सजा दिए जाने दिया तो कल उठकर यहाँ पर और भी बड़ा तमाशा हो सकता है। तुम नहीं जानते ही है बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। हम सब पिछले कई सालों से यहाँ पर बिल्कुल शांति से रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे लोग अगर हमारी सोसाइटी में आ गए तो सोसाइटी की सिक्योरिटी काफ़ी खतरे में पड़ सकती है। चलो, अगर आप लोग कहते हैं कि मैं पुलिस को ना बुलाऊं तो फिर ठीक है, आप लोगों की बात मान लेती हूं मैं। हमारी सोसाइटी की इज्जत की खातिर मैं पुलिस को नहीं बुलाती, मगर एक बात तो पक्की है, अभी इसी वक्त इसी बच्ची को सबक सिखाने के लिए कान पकड़कर मुझे माफ़ी मांगनी होगी और सबके सामने यह कहना होगा कि वह दोबारा कभी किसी भी चीज़ को चोरी नहीं करेगी। हाँ, मुझे पता है कि ऐसी चीज़ों से ऐसे बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी एक बार सबके सामने अगर यह सज़ा दे दी जाए तो हो सकता है कल उठकर वह अगली बार चोरी करने से पहले 100 बार सोचे। उसे पता चलना चाहिए कि चोरी करना कितनी बुरी बात है। आज उसे हम सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ रही है, कल को जब बड़ी हो जाएगी तो क्या हो पता पुलिस उसे पकड़कर जेल में भी डाल दे। नन्ही सी रिया बड़े ही आराम से अपने मुंह में रखी बर्फी चबा रही थी और बड़ी बड़ी आंखों से मिसेस लालचंद, जो लगभग रिया की बड़ी दादी की उम्र की थी, उन्हें देखे जा रही थी। जब मिसेस लालचंद ने रिया को माफ़ी मांगने के लिए कहा तो रिया ने उनकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वह बस मिसेस लालचंद के सामने देखकर मुस्कुराती रही। रिया के इस रिएक्शन को देखकर मिसेस लालचंद को गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। इस बार मिसेस लालचंद ने रिया को कंधों से पकड़ लिया और अपनी कमर झुकाते हुए बड़ी बड़ी आंखों से रिया को देखते हुए कहा, अगर अभी इसी वक्त तुमने अपने कान पकड़कर सबके सामने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकलवा दूंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे पुलिस को ही क्यों ना बुलाना पड़े। तभी एक पड़ोस की आंटी ने रिया के पास आते हुए बड़े ही सॉफ्ट आवाज़ में कहा, बेटा, बड़ों से माफ़ी मांगने में कैसी शर्म, माफ़ी मांग लो और यह तमाशा यहीं ख़त्म कर दो। हम नहीं चाहते कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। इसके बाद उस औरत ने मिसेस लालचंद से कहा, देखिए बच्ची अभी माफ़ी मांग लेगी, अगर उसके बाद आप भी गुस्सा थूक दीजिएगा। ज़रा आप ही सोचिए, 3 बच्चों की माँ अब इतने बड़े शहर में कहाँ आसरा ढूंढने जाएगी। हम सब भारतीय मूल के लोग हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। मिसेस लालचंद घूर घूर कर अपने पास खड़ी रिया को देखती रही। उस पड़ोसी औरत ने फिर से रिया से कहा, बेटा चलो अब माफ़ी मांग भी लो, जिद छोड़ दो बेटा। रिया ने अपने एक हाथ में बर्फ़ी का बचा हुआ टुकड़ा पकड़ कर रखा था और दूसरे हाथ अपनी कमर पर रखते हुए रिया ने उस औरत से कहा, मगर मैं माफ़ी क्यों मांगूं? जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं? यह बर्फ़ी तो खुद खड़ूस दादी माँ ने मुझे दी है। रिया ने मिसेस लालचंद का एक नया नाम रख दिया था, खड़ूस दादी माँ। मिसेस लालचंद अपना नाम सुनकर गुस्से से तिलमिला उठी और सभी लोगों से कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना कि इस तरह की बच्ची है यह। अब तुम लोगों ने अपने कानों से सुन लिया। इसकी भोली सूरत पर मत जाओ, जरा सबकी ज़बान को देखो। इस उम्र में बड़ों के साथ किस तरह से बात करते हैं, यह देखकर आप लोगों को पता लग चुका होगा कि बड़े होकर यह लड़की क्या करेगी। पड़ोस की उस औरत ने फिर से रिया को समझाते हुए कहा, बेटा चलो, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है, मगर फिर भी माफ़ी मांग लो। वह बड़े हैं हमसे, उनसे माफ़ी मांगने में हम छोटे नहीं हो जाते। नन्ही सी रिया ने अपनी सॉफ्ट आवाज़ में कहा, खड़ूस दादी माँ ने बर्फ़ी खुद ही दी थी और अब यह कह रही हैं कि मैंने यह बर्फ़ी चोरी की थी। यह तो कितनी गलत बात है। रिया की बात सुनकर आसपास खड़े पड़ोसी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी मिसेस लालचंद ने हंसते हुए कहा, वाह वाह वाह, क्या कहानी बना रही हो तुम। तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि पहले मैंने तुम्हें बर्फ़ी दी और उसके बाद मैंने ही बर्फ़ी चोरी करने की बात रखी और अब पुलिस को बुलाने का सजेशन भी मैं ही दे रही हूँ। कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बात पर। अनिका दूर खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। अनिका की नज़रें अपने घर के दरवाजे पर टिकी हुई थी। अनिका जानती थी कि अलेक्जेंडर और आर्यन अपनी बहन के लिए कितने प्रोटेक्टिव थे, मगर वह दोनों अब तक बाहर नहीं निकले थे। इसका मतलब साफ था कि जरूर तीनों बच्चों ने मिलकर कोई प्लान बनाया था। अनिका चुपचाप भीड़ के पीछे खड़े हुए फिर से सारा तमाशा देखने लगी। नन्ही सी रिया ने पड़ोस की आंटी की ओर देखकर कहा, मैं सच कह रही हूँ, यह बर्फ़ी खड़ूस दादी माँ ने मुझे दी है और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। रिया के पास सबूत था कि यह बात सुनकर खुद मिसेस लालचंद भी चौंक गई। आसपास खड़े पड़ोसी भी हैरान होकर रिया की ओर देखने लगे। उस पड़ोस की आंटी ने नन्ही सी रिया से पूछा, यह क्या कह रही हो बेटा? क्या सचमुच तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि मिसेस लालचंद ने यह तुम्हें बर्फ़ी खुद दी थी?
इससे पहले कि रिया कुछ कहती, भीड़ के बीच में खड़ी एक दुबली पतली सी 20 साल की लड़की ने अपना हाथ ऊपर करते हुए बड़ी धीमी आवाज में कहा, इस बात का सबूत तो मैं भी दे सकती हूँ। जब अनिका की नज़रें लड़की पर पड़ी तब अनिका को ऐसा लगा जैसे कि अगर पिंकी 20 साल की हो जाए तो बिल्कुल इस लड़की की तरह लगेगी। दुबली पतली कमज़ोर पिंकी आकाश और श्रेया के साथ रहकर अब काफ़ी अच्छी हेल्थ में लगने लगी थी, मगर इस वक्त अनिका के सामने जो लड़की थी उसे देखकर फील होता था कि वह लड़की बिल्कुल फाइनेंशियली काफ़ी वीक थी और शायद अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए कहीं छोटी मोटी नौकरी करती थी। उस लड़की की आवाज़ भी काफ़ी धीमी थी। हालांकि अनिका को सुष्मिता ने पहले से ही सारे पड़ोसियों के बारे में सब कुछ बता दिया था और इस वजह से अनिका जानती थी कि उस लड़की का नाम रीना था। उस लड़की को बचपन में उसके माँ बाप ने अडॉप्ट किया था, मगर पूरा बचपन उस लड़की को उन दोनों ने काफ़ी दुख पहुँचाया था। वह लड़की इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोसाइटी के सबसे छोटे घर में रहती थी। उस घर की मरम्मत भी ठीक से नहीं हुई थी, मगर वह लड़की काफ़ी ज़रूरतमंद लग रही थी, इसलिए सुष्मिता ने काफ़ी कम किराए पर उस लड़की को वह मकान दे दिया था। उस लड़की की आंखें देखकर यह पता लगाया जा सकता था कि वह लड़की डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी। आसपास खड़े सभी लोग उस लड़की के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और सभी लोगों को उस लड़की के लिए काफ़ी सिंपैथी थी। सब लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर रीना ने कोई बात कही थी तो ज़रूर उसमें कोई सच्चाई होगी। पड़ोस वाली आंटी ने रीना की ओर देखकर कहा, रीना बेटा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल सच है? रीना ने फिर से अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, हाँ मैं जानती हूँ, वह बर्फ़ी का टुकड़ा खुद मिसिज लालचंद ने उस बच्ची को दिया था। रीना की बात सुनते ही सभी लोग हैरान होकर मिसिज लालचंद की ओर देखने लगे। एक सीनियर सोसाइटी मेंबर ने आगे आते हुए मिसिज लालचंद से कहा, यह रीना क्या कह रही है? मिसिज लालचंद, आपने वह खुद बर्फ़ी का टुकड़ा अगर बच्ची को दिया था तो अब इतना बड़ा तमाशा क्यों खड़ा कर रही हो? यह किस तरह की हरकत है? मिसिज लालचंद, हम लोग काफ़ी उम्र को देखकर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर आप एक छोटी सी बच्ची के पीछे इस तरह से हाथ धोकर पड़ जाएंगी, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मिलेगा आपको यह सब करके? तभी एक औरत ने आगे बढ़कर मिसिज लालचंद से कहा, अरे हम सब लोग एक ही देश के लोग हैं। अगर इस पराये देश में हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसा करेंगे तो पता नहीं यहाँ के लोग हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे। हम सबको अपनी एकता दिखाकर यहाँ साथ साथ हंसी खुशी रहना है, मगर आप तो एक छोटी सी बच्ची के साथ इस किस्म की हरकत कर रही हैं। अब आप ही बताइए कि 6 साल की बच्ची को क्या लगेगा कि बड़े लोग इस तरह की चालबाजियाँ करते हैं। बच्चे हम ही से सब कुछ सीखते हैं। अब आज आपने जो किया है यह सीख बच्चों को देना कोई सही बात नहीं है। मिसेस लालचंद, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। जैसे ही एक के बाद एक सारे पड़ोसी मिसेस लालचंद को खरी खोटी सुनाने लगे, अचानक ही मिसेस लालचंद ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, ठीक है, अब तुम लोग एकदम चुप हो जाओ। यह मत भूलो कि मेरा बेटा एनटीटी में सीनियर ऑफिसर है। अगर उसे पता चलेगा कि तुम लोगों ने उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया था तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके क्या कर सकता है। जैसे ही लोगों ने मिसेस लालचंद की यह बात सुनी, सभी लोग घबराकर शांत हो गए। एनटीटी लंदन की बहुत बड़ी कंपनी थी और सब लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि मिसेस लालचंद का बेटा एनटीटी में सीनियर ऑफिसर था। इसलिए सब लोग अब चुपचाप अपने अपने घरों में चले गए। सबके जाने के बाद मिसेस लालचंद ने रीना की ओर देखकर कहा, अच्छा तो तुम अब मेरे सामने सर उठाओगी? अगर इतना ही शौक था सच्चाई को बाहर लाने का तो फिर उस वक्त तुम्हारी आवाज़ क्यों दब गई थी जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम पर अत्याचार किए थे? तब तो तुम्हारी बोलती बंद थी। आज अचानक ही तुम्हारी ज़बान इतनी लंबी कैसे हो गई? घर में छत की मरम्मत करने के लिए पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास, यहाँ दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने के लिए फुर्सत है तुम्हारे पास। तुम्हारा बॉयफ्रेंड एनटीटी में एक मजदूर है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब देखो तुम उसके साथ क्या होता है। अगर मेरे बेटे को पता लग जाए कि तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई है तो क्या तुम्हें लगता है मेरा बेटा तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छोड़ेगा? यह मत भूलो कि इस अमीर देश में तुम बहुत गरीब हो और अगर नौकरी से लात पड़ जाए तो तुम्हारे साथ और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ क्या हो सकता है, यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। यह कहने के बाद मिसेस लालचंद तेजी से अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक अनिका उन्हें सड़क के उस पार खड़ी दिखाई दी। मिसेस लालचंद ने अपनी आवाज़ ऊँची करते हुए अनिका से कहा, तुम मेरे बेटे का पावर नहीं जानती। अगर अपने बच्चों के साथ जल्द से जल्द यहाँ से घर छोड़कर नहीं निकली तो देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। और उस लड़की रीना और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मैं क्या करती हूँ वह तो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा। मिसेस लालचंद की बात सुनते ही रीना फूट फूट कर रोने लगी।
बेचारी रीना मिसिज लालचंद की धमकी सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। वो घुटनों के बल वहीं सड़क पर बैठ गई। रीना के मन में अब बार बार सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था। बिना किसी वजह और बिना किसी कारण के उसके बॉयफ्रेंड को नौकरी से निकाल दिया जाने वाला था। इससे पहले कि अनिका सड़क पार करके रीना को समझाने की कोशिश करती, रीना वहां से खड़ी होकर रोते हुए गली के आखिरी में बने उसके छोटे से घर के अंदर चली गई। रीना के जाते ही अनिका ने तेजी से उसका पीछा करने की कोशिश की। तभी नन्ही सी रिया ने अनिका को आवाज़ लगाते हुए कहा, मम्मा कहाँ जा रही हो आप? रीना आंटी से मिलने जा रही हो? बेचारी कितनी डर गई है। मुझे लगता है कि वो बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल हमारी पिंकी की तरह है। मम्मा अगर आप उनके पास जा रही हैं तो उनसे ज़रूर कहना कि रोज़ 2 एप्पल खाया करे, फिर 1 महीने के अंदर ही वह मेरी तरह एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। और उनसे यह भी कह देना कि खड़ूस दादी माँ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खड़ूस दादी माँ ने उन्हें तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की तो फिर मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेंगी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि नन्ही सी रिया रेखा मौसी की फेवरेट थी और रिया ने सब कुछ अभी अभी अपने कानों से सुना था। वो जानती थी कि रिया की मर्जी के बिना मिसिज लालचंद चाहकर भी रीना के बॉयफ्रेंड को नौकरी से नहीं निकाल सकती थी। रिया अगर अपनी बड़ी मौसी को एक फ़ोन कॉल कर दे तो फिर मिसिज लालचंद के बेटे को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती थी और ये भी किया जा सकता था कि उनके बेटे की पोजीशन पर ही रीना के बॉयफ्रेंड को बिठा दिया जाए। अनिका ने रिया को इशारा करते हुए कहा कि वो घर के अंदर चली जाए। जैसे ही रिया घर के अंदर गई, अनिका चलकर गली के आखिर में बने उस मकान के पास पहुंची। जब अनिका ने खिड़की से झांककर अंदर देखने की कोशिश की तो अनिका ने देखा कि रीना सोफा पर बैठ के जोर जोर से सिसकियां लेते हुए आंसू बहा रही थी। रीना ने अपने हाथ में टेलीफोन पकड़ रखा था। कुछ देर अपनी रोती हुई आवाज़ को कंट्रोल करने के बाद रीना ने एक टेलीफोन नंबर डायल किया। कुछ देर बाद रीना उस टेलीफोन पर किसी के साथ बात करने लगी। हालांकि अनिका सामने वाले की बातें नहीं सुन पा रही थी, मगर खिड़की के पास खड़ी अनिका को रीना की बातें क्लियरली सुनाई दे रही थी। रीना फ़ोन पर किसी से कह रही थी, वो लोग तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो उस बच्ची के साथ गलत कर रही थी इसलिए मुझे रहा नहीं गया, मगर तुम मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ गई। कुछ देर बाद रीना फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के बाद रीना ने एक छोटा सा तकिया अपने सर पर रखा और फूट फूट कर रोने लगी। तभी अनिका ने रीना के दरवाजे पर नॉक करना शुरू किया। रोती हुई रीना ने अंदर से जवाब देते हुए कहा, प्लीज़ अगर आप उस बच्ची की माँ हैं तो चली जाइए यहाँ से, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। अनिका ने भी बाहर से आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मगर प्लीज़ तुम दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुमने सबके सामने मेरी बच्ची की मदद की, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। रोती हुई रीना ने जवाब देते हुए कहा, थैंक्स की कोई बात नहीं, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। उस बच्ची ने कोई गलत काम नहीं किया था, फिर वो सबके सामने डांट क्यों खाती? मगर अब मेरे साथ जो हो रहा है वो तो शायद मेरे नसीब में लिखा हुआ है। मेरी वजह से मेरे आसपास मौजूद लोगों को भी अब तकलीफ़ होने लगी है, ज़रूर मुझ में ही कोई खामी है। अनिका ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करने लगी, मगर रीना की आवाज़ में रोना बिल्कुल कम नहीं हुआ था, ना ही उसने दरवाज़ा खोला था। रीना के घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस घर को मरम्मत की काफ़ी ज़रूरत थी। हालांकि उस घर में कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर मौजूद थी, मगर किसी भी एंगल से वो घर फैमिली के रहने के लायक नहीं था। वो लगातार कांच की खिड़की से रीना को रोते हुए देख रही थी। अनिका बार बार दरवाज़ा नॉक करके रीना को दरवाज़ा खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर रोती हुई रीना ने अनिका की हर बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। रीना के टूटे फूटे घर के ठीक सामने मिसिज लालचंद का घर था। अनिका के खटखटाने की आवाज़ सुनकर मिसिज लालचंद ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और अनिका की ओर देखकर ऊंची आवाज़ में कहा, अरे अब शोर क्यों मचा रही हो? वो अब अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलेगी तुम्हारे लिए। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और बहुत जल्द उसे इस बात का पछतावा भी होगा। आज जो उसने सबके सामने हरकत की है, ऐसी हरकत करने से पहले उसे 100 बार सोच लेना चाहिए था, मगर अब उसकी अकल ठिकाने पर आएगी। कब, कहाँ और क्या बोलना चाहिए, किसी के सामने बोलना चाहिए, ये हर बात उसकी समझ में आ जाएगी जब उसके बॉयफ्रेंड की नौकरी चली जाएगी। जब दोनों के पास यहाँ रहने के पैसे नहीं होंगे तब इसे मजबूरन अपने माँ बाप के पास जाना होगा। वो माँ बाप जिन्होंने इसे पूरे बचपन मार मार के सुधारने की कोशिश की, मगर ये लड़की फिर भी बाज नहीं आई। मुझे लगता है कि एक और बार अगर इसे अपने माँ बाप के पास छोड़ दिया जाए कुछ सालों के लिए, तो वो इसे मार मार कर ज़िंदगी जीने का सही तरीका भी सिखा देंगे। जैसे ही अंदर रो रही रीना ने मिसिज लालचंद की ये बात सुनी, अचानक ही वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई।
बरामदे में आकर रीना ने अपने हाथ जोड़ते हुए मिसिज लालचंद से कहा, प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मेरी वजह से सुकेश की नौकरी चली गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आखिर इसमें सुकेश का क्या कसूर है? प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप कहो तो मैं आपके सामने गिड़गिड़ाती हूँ। ये कहते हुए बेचारी रीना घुटनों के बल बैठ कर हाथ जोड़कर मिसिज लालचंद से माफ़ी मांगने लगी। मगर मिसिज लालचंद के चेहरे पर एटीट्यूड पहले से भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। मिसिज लालचंद ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन रीना को दिखाते हुए कहा, तुम लेकिन इतनी आसानी से नहीं मानोगी। अभी माफ़ी मांग रही हो, कल उठकर फिर से कोई ऐसी हरकत करोगी तो कौन जिम्मेदार होगा? रीना लगातार रोते हुए मिसिज लालचंद से कहती रही कि वो आज के बाद दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। मगर मिसिज लालचंद बार बार उसे अपने बेटे को फ़ोन करके रीना की कंप्लेंट करने की धमकियां दे रही थी। तभी अचानक रीना के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसे सहारा देते हुए ज़मीन से खड़ा किया। अनिका ने देखा कि एक 23-24 साल का जवान लड़का रीना के ठीक बगल में खड़े होकर रीना के आंसू पोंछ रहा था। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का किसी ऊंचे खानदान का लड़का था। चेहरे पर अभी भी पूरी मैच्योरिटी नहीं आई थी, मगर वो लड़का काफ़ी समझदार और सुलझा हुआ लग रहा था। उसने सूट पहन रखा था और देखने में वो लड़का काफ़ी हैंडसम था। उस लड़के को देखते ही रीना ने कहा, सुकेश मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, मुझे माफ़ कर देना। मैं हूँ ही इतनी बदकिस्मत, मेरी वजह से अब तुम्हारी किस्मत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुकेश की ओर देखकर सामने खड़ी मिसिज लालचंद ने रीना से कहा, जरा देखो, पता नहीं कैसे मिल गया है ये लड़का तुम्हें। पता नहीं क्या जादू किया होगा तुमने इस लड़के पर, जो तुम जैसी लड़की के साथ ये लड़का प्यार कर बैठा। अरे इतना समझदार लड़का है, पढ़ाई लिखाई में भी इतना होशियार था, देखने में किसी हीरो से कम नहीं लगता। पता नहीं क्या जादू चला दिया तुमने इस पर कि वो तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ गया। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा बेटा कह रहा था कि वो सुकेश को प्रमोशन देने के बारे में सोच रहा है, मगर तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से प्रमोशन तो बहुत दूर है, अब तो सुकेश की नौकरी के भी लाले पड़ गए हैं। सुकेश मिसिज लालचंद की बातों से जरा भी घबराया नहीं था। सुकेश ने बड़ी ही शांति से रीना के गालों से आंसू पोंछते हुए कहा, देखो तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बिल्कुल सही किया। अगर मिसिज लालचंद ने उस छोटी सी बच्ची के साथ कोई ऐसी हरकत की थी जिससे सबके सामने लाना ज़रूरी था, तो वो काम करके तुमने कोई गलती नहीं की है। सुकेश की ये बात सुनकर मिसिज लालचंद के चेहरे पर गुस्सा फिर लौट आया। मिसिज लालचंद ने इस बार सुकेश की ओर देख कर कहा, अब देखो मैं क्या करती हूँ, ये मत भूलो कि तुम्हारा बॉस मेरा बेटा है और तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरे बेटे के हाथ में क्या क्या पावर्स हैं। अरे एंटिटी में जॉब लगना कोई आसान काम नहीं। तुम्हारे हाथ की जॉब अब चली जाएगी। आने वाले कुछ सालों में प्रमोशन मिल जाता, तुम्हें खुद ही खरीदने के काबिल हो जाते एक घर, मगर अब तुमने खुद ही अपने हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। यह कहते हुए मिसिज लालचंद ने अपने बेटे को कॉल लगा दिया। स्पीकर फोन पर रखते हुए आसपास खड़े सभी लोगों को मिसिज लालचंद के बेटे की आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, मिसिज लालचंद अपने बेटे से कहा, अरे बल्लू बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ बेटा। तभी तुरंत लाउड स्पीकर से आवाज़ आई, अरे बोलो माँ, क्या हुआ, तुम ठीक हो? अचानक क्यों कॉल किया? मिसिज लालचंद ने अचानक ही अपनी आवाज़ में बदलाव लाते हुए रोने की एक्टिंग करते हुए बल्लू को सारी बातें बताई जो अभी अभी उनके साथ हुई थी। ये सारी बातें सुनने के बाद बल्लू ने ज़ोर से स्पीकर फ़ोन के जरिए अपनी माँ से कहा, माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखो मैं क्या हाल करता हूँ सुकेश का। प्रमोशन तो आप दूर की बात, कल के कल उसे नौकरी से बाहर निकाल देता हूँ। ये कहने के बाद बल्लू ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए लाउड स्पीकर के जरिए कहा, अरे ओ सुकेश, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ अच्छी तरह से सुन पा रहे हो। कल सुबह जाकर HR टीम से मिल लेना और तुम्हारा इस्तीफ़ा लेकर जाना। अगर इस्तीफ़ा लेकर नहीं गए तो वो लोग तुम्हें खुद टर्मिनेशन लेटर दे देंगे। ये कहने के बाद बल्लू ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन डिस्कनेक्ट होते ही मिसेज लालचंद के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उनके ठीक सामने खड़ी रीना ज़ोर ज़ोर से फिर से रोने लगी। रीना ने सुकेश का कोट पकड़ते हुए कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? अरे मेरी वजह से तुम अपने फ्यूचर को क्यों खतरे में डाल रहे हो? तुम्हारे पास पूरा जीवन पड़ा है, तुम इतने टैलेंटेड हो, इतने होशियार हो, तुम चाहो तो ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। मुझ जैसी लड़की के लिए अपना करियर दांव पर क्यों लगा रहे हो तुम? सुकेश ने इस बार रीना को दोनों कंधों से पकड़ते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, अब चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। तुमने जो किया है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बिल्कुल सही किया है
और सही काम करने की वजह से अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया जा रहा है तो मुझे ऐसी नौकरी की कोई परवाह नहीं है। सुकेश और रीना की बातें सुनकर मिसेज लालचंद को कहीं ना कहीं मजा आ रहा था। उन्हें तकलीफ में देखकर मिसेज लालचंद के चेहरे पर मुस्कान और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अनिका अचानक ही रीना और सुकेश के घर के बरामदे से निकलकर सीधे मिसेज लालचंद के बरामदे में जाकर खड़ी हो गई और मिसेज लालचंद की ओर देखकर कहा, इस लड़के को अपनी नौकरी से कोई नहीं हटा सकता। अनिका के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर मिसेज लालचंद ने कहा, अरे तुम तो इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुम मेरे बेटे की भी बॉस हो। तुम तो जानती भी नहीं मेरा बेटा वहाँ पर कौन सी पोजीशन पर काम करता है और एनटीटी कितनी बड़ी कंपनी का नाम है। कल जब मेरा बेटा इस सुकेश को धक्के मार कर नौकरी से बाहर निकाल देगा तब तुम्हें एहसास हो जाएगा मेरे बेटे की एनटीटी में कितना पावर है। सुकेश अपने घर के बरामदे में रीना को सपोर्ट देकर खड़ा था। वो मिसेज लालचंद की सारी बातें सुन पा रहा था, मगर उसने मिसेज लालचंद की बातों को इग्नोर करना ही सही समझा। तभी अनिका ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए मिसेज लालचंद की ओर देखकर कहा, ठीक है, तो अब कल ही पता चल जाएगा कि किसे फायर किया जाता है। नौकरी तो जाएगी पक्की, मगर नौकरी किसकी जाने वाली है वो तो कल का सूरज ही तुम्हें बताएगा। हेलो गाइज, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अनिका की बातें सुनकर और उसका कॉन्फिडेंस देखकर कहीं ना कहीं मिसेज लालचंद को थोड़ी सी घबराहट महसूस होने लगी थी। मिसेज लालचंद ने अटकते हुई आवाज़ में अनिका की ओर देखकर कहा, तुम क्या चाहती हो? कौन निकलेगा नौकरी से? मतलब अरे कल क्या होने वाला है यह मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। मेरा बेटा यह सामने खड़े सुकेश को नौकरी से निकाल देगा और फिर ये दोनों मेरे पास भीख मांगते हुए आएंगे कि मैं उन्हें माफ़ कर दूं। ये लोग अपने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगेंगे, अपनी नाक मेरे पैरों पर रगड़ेंगे, मगर फिर भी मैं मानने वाली नहीं हूँ इस बार। और अब जब ऐसा होता हुआ तुम अपनी आंखों से देखोगी तब तुम्हें एहसास होगा कि एनटीटी कंपनी में मेरे बेटे की क्या इज्जत है। यह जो पड़ोसी चुपचाप अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए थे वो सिर्फ मेरे बेटे की पावर की वजह से। मिसेज लालचंद की पूरी बात सुनने के बाद अनिका ने कहा, जहाँ तक मेरा मानना है तो एनटीटी कंपनी रेपुटेड कंपनी है और मुझे नहीं लगता कि वो लोग अपने एम्प्लॉय को बिना किसी कारण फायर कर देंगे। एनटीटी का मैनेजमेंट काफ़ी ईमानदार और समझदार है। वो लोग किसी भी एम्प्लॉय को नौकरी देने से पहले भी 100 बार सोचते हैं और उसे नौकरी से निकालने के पहले भी 100 बार सोचते हैं। अनिका की बातें सुनने के बाद मिसेज लालचंद ने अनिका से कहा, तुम बहुत बोलती हो। अरे जिस कंपनी का नाम तुमने अभी अभी सुना है उस कंपनी के बारे में तुम इतना कुछ कैसे जान सकती हो? खैर कल तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि एनटीटी क्या है और एनटीटी में मेरी बेटे की पावर क्या है। तब तक के लिए तुम तीनों का तुम्हारे हाल पर छोड़ देती हूँ मैं। ये कहने के बाद मिसेज लालचंद फिर से अपने घर के अंदर चली गई और उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मिसेज लालचंद के जाने के बाद फिर से अनिका उनके बरामदे से निकलकर सुकेश और रीना के घर के बरामदे में गई। सुकेश बड़ी मीठी आवाज़ में रीना से कह रहा था, अब रोना बंद भी करो, कब से रोए जा रही हो? इतनी बड़ी हो गई हो मगर अभी भी तुम्हारा बचपना गया नहीं। अब एकदम चुप हो जाओ। सुकेश बड़े ही प्यार से रीना की पीठ सहलाते हुए उसे शांत करवा रहा था। अनिका ने सुकेश के पास जाकर बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहा, तुम फिक्र मत करना, तुम्हारी नौकरी बिल्कुल सही सलामत रहेगी। अनिका ने जिस तरीके से सुकेश से ये बात कही थी वो कोई दिलासा नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था अनिका एक स्टेटमेंट पास कर रही थी। कहीं ना कहीं सुकेश को भी अनिका की यह बात उसका ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा था। सुकेश ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, देखिए मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है या होने वाला है उसके लिए आपको अपने आप को जिम्मेदार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उस कंपनी में अपनी काबिलियत की वजह से नौकरी मिली है और मैं इतना काबिल तो ज़रूर हूँ कि अपना और अपनी गर्लफ्रेंड का पेट पाल सकूँ। इसके लिए मुझे किसी का मोहताज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हम सब इंडियन हैं, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अपनों के साथ खड़े रहना तो हमारी आदत है। आज हम आपके साथ खड़े थे तो कल आप हमारे साथ खड़े रह जाना, हिसाब पूरा हो जाएगा। यह कहने के बाद सुकेश ने एक बड़ी सी स्माइल अनिका को दी और रीना को लेकर अंदर चला गया। सुकेश और रीना घर के अंदर चले गए थे मगर खिड़की से अभी भी रीना की रोने की आवाज़ें अनिका के कानों पर पड़ रही थी। सुकेश उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था मगर रीना जोर जोर से सिसकियां लेकर रोए जा रही थी।
रीना और सुकेश के कपल को देखकर कहीं ना कहीं अनिका को अजीब महसूस हो रहा था। सुकेश दिखने में काफी स्टाइलिश लग रहा था। उसका रहन सहन, उसके कपड़े पहनने का तरीका, अपने आप को कैरी करने का तरीका काफी शानदार था। वहीं अगर रीना को देखा जाए तो रीना के कपड़े काफी पुराने लग रहे थे। उसके बाल भी पूरी तरह से बिखरे हुए थे। वह काफी कमजोर लग रही थी, न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी काफी कमजोर लग रही थी। रीना जिस तरह से बातें कर रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं था। अनिका को कुछ दाल में काला नजर आ रहा था, इसीलिए अनिका वहीं रीना और सुकेश के घर के पास एक खिड़की के पीछे खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। अनिका ने ऐसे कई केसेस देखे थे जहां कपल के बीच में सब कुछ नॉर्मल दिखता था बाहर से। अगर कोई कपल को देखता तो यही कहता कि दोनों में बहुत प्यार है। लड़का काफी अच्छी तरह से रखता था लड़की को, मगर जब बात चार दीवारी के बीच की अकेले की होती तब क्या होता था यह बात किसी की समझ में नहीं आती थी। ऐसे कई केसेस थे जहां लड़का लड़की को यह कहकर उसका ब्रेन वॉश करता था कि वह लड़की काफी नसीब वाली थी जो उसे इस तरह का लड़का मिला था। धीरे धीरे लड़का लड़की को इस कदर ब्रेन वॉश कर देता था कि लड़की का अपने आप से ही पूरी तरह से भरोसा उठ जाता था। वो लड़की यह समझने लगती थी कि वह दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की थी क्योंकि उसे इस तरह का बॉयफ्रेंड या पति मिला था। धीरे धीरे वह लड़का उस लड़की के शरीर पर ही नहीं बल्कि उसकी सोच और उसकी आत्मा पर भी अपना कब्जा कर लेता था। यूं समझा जा सकता था कि वह लड़की एक जिंदा कठपुतली बनकर रह जाती थी जो सिर्फ उसी के इशारों पर नाचा करती थी। जब अनिका को केस पर इस तरह का शक हुआ तो अनिका भी बड़ी चालाकी से घर के पीछे वाले हिस्से में चली गई और एक खिड़की के जरिए अंदर दोनों के बीच हो रही बातों को सुनने लगी। कुछ देर तक अनिका बड़े ही ध्यान से दोनों के बीच होने वाली बातों को सुनती रही, मगर अनिका के कानों पर सिर्फ रीना के रोने की आवाज पड़ रही थी और अनिका सुकेश कैसे उसे मनाने की कोशिश कर रहा था यह सुन रही थी। कुछ देर बाद बड़े ही प्यार से सुकेश ने रीना को शांत कराया। रीना की सिसकियां जब खत्म हुई तो दोनों बड़े ही प्यार से एक साथ किचन में दाखिल हुए और खाना बनाने में सुकेश रीना की मदद करने लगा। ये सब कुछ देखकर अनिका को एक पल के लिए ऐसा लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद सुकेश और रीना के प्यार को समझने में अनिका से कोई गलती हुई थी, इसीलिए अपना एक हाथ अपने सर पर धीरे से मारते हुए अनिका वहां से चली गई। जब अनिका अपने घर में पहुंची तब सुस्मिता पहले से किचन में मौजूद थी। वो बच्चों के लिए और अनिका के लिए खाना बना रही थी। सुस्मिता जब वहां पहुंची तब उसे किसी पड़ोसी ने जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सब कुछ बताया था। अनिका को देखते ही सुस्मिता ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिसेज लालचंद इतना गिर जाएंगी। वो दोनों लड़का लड़की सुकेश और रीना ठीक तो है ना? अनिका किसी गहरी सोच में डूबी थी। जब सुस्मिता ने फिर से अनिका को पूछा कि सुकेश और रीना ठीक तो है ना, तब अचानक थोट से बाहर निकलकर अनिका ने सुस्मिता से कहा, एक बात का जरा जवाब देना, ये सुकेश और रीना दोनों तो तुम अच्छी तरह से जानती हो? खाना बना रही सुस्मिता ने हैरानी से अनिका की ओर देखकर पूछा, अच्छी तरह से तो मैं अपने पति को भी नहीं जान पाई। हाँ, मतलब इन्हें जब मैंने घर दिया था तो इनके बारे में मैंने काफ़ी पूछताछ की थी, जिससे मुझे पता लगा कि दरअसल रीना जो है बचपन में अडॉप्ट की गई थी। गोद लेने के बाद उसके माँ बाप ने उसे काफ़ी परेशान किया। बेचारी को बहुत मारते पीटते थे वो लोग। और दूसरी ये कि सुकेश तो काफ़ी ऊंचे खानदान का लड़का है, काफ़ी ब्राइट है, पढ़ाई लिखाई में भी होशियार है और सोशल सर्कल में भी काफ़ी नाम है उसका। अब वो कहते हैं ना, भगवान बनाए जोड़ी। बस हजारों लड़कियों में सुकेश को किसी तरह हमारी प्यारी सी रीना भी पसंद आई। सुकेश और रीना के बीच प्यार हो गया। अब रीना की हालत तो तुम जानती हो, गरीब घर से है, दिखने में भी खास नहीं है और बड़ी कमज़ोर है। फिर भी सुकेश ने रीना से प्यार किया। हाँ, एक बात तो मैं भी जानती हूँ कि अगर दोनों साथ खड़े हो जाएं तो दोनों कपल बिल्कुल नहीं लगते। सुकेश काफ़ी स्मार्ट और डैशिंग है और रीना दिखने में सुकेश के आगे काफ़ी फीकी लगती है, मगर दोनों के बीच गहरा प्यार है। सुकेश बड़ी अच्छी तरह से ट्रीट करता है रीना को, बहुत प्यार करता है रीना से। इसीलिए सुकेश की फैमिली ने जब रीना के साथ उसका रिश्ता नामंजूर किया तो वो खुद रीना के साथ यहाँ रहने चला आया। अपनी फैमिली के सारे ऐशो आराम छोड़कर खुद नौकरी करता है और रीना को भी संभालता है ना गजब की लव स्टोरी। सुकेश और रीना की कहानी सुनने के बाद अनिका गहरी सोच में पड़ गई। अनिका भी जानती थी कि यह लव स्टोरी वाकई में गजब की थी, मगर अनिका मन ही मन यह सोच रही थी कि यह लव स्टोरी जो वो ऊपर से देख रही थी, क्या वह सचमुच यह लव स्टोरी वैसी ही थी या फिर स्टोरी में कुछ अलग ट्विस्ट था।
क्या सुकेश जो दिख रहा था या जो अपने आप को दिखाना चाहता था वो वही आदमी था अंदर से, या सुकेश के अंदर कोई और पर्सनैलिटी थी जिसे बाहर लाना मुश्किल था। मगर अनिका जानती थी कि अगर वह जो सोच रही थी वह बात सच थी तो यह रीना की जिंदगी और उसके फ्यूचर के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि कपल्स के बीच फिजिकल टॉर्चरिंग के कई केस दुनिया के सामने आए थे, मगर मेंटल टॉर्चरिंग के केस समाज में सबके सामने लाना बेहद मुश्किल था। फिजिकल टॉर्चरिंग को रोकने के लिए हजार साधन मौजूद थे, सिस्टम में, लॉ में इसके कई सारे प्रावधान मौजूद थे, मगर इमोशनल टॉर्चरिंग को साबित कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। और एक बार अगर कोई इमोशनल टॉर्चरिंग का शिकार हो गया तो उसे चुंगल से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। भले ही अनिका ने अपने कानों से सुना था कि सुकेश बड़े ही प्यार से रीना के साथ बातें करता था, उसके साथ बड़े ही अच्छे से बर्ताव करता था, यहाँ तक कि घर के कामों में भी उसकी मदद कर दिया करता था, मगर कहीं ना कहीं रीना को देखकर अनिका को कुछ अजीब फीलिंग हो रही थी। अगर सुकेश इतनी अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखता था तो फिर रीना को इस हालत में क्यों रखता था। अगर सचमुच सुकेश रीना से इतना ही प्यार करता था तो जिस तरह के कपड़े वो पहनता था, जिस तरह की स्टाइलिंग वह करता था, उसी तरह के कपड़े, उसी की तरह की स्टाइलिंग रीना क्यों नहीं करती थी। ऐसे कई सारे सवाल अनिका के मन में बार बार रिपीट होने लगे। मगर तभी अनिका को अचानक एक बात याद आई। अनिका ने सुष्मिता से कहा, प्लीज़ तुम खाना बनाकर बच्चों को खाना खिला देना, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। अनिका की बात पूरी होते ही सुष्मिता ने कहा, अरे कहाँ जा रही हो तुम। सुष्मिता की बात सुनते ही अनिका ने बड़ी बड़ी आंखों से सुष्मिता की ओर देखा। सुष्मिता ने अनिका से कहा, जानती हूँ तुम्हारी हर चीज़ काफ़ी सीक्रेट है, और तुम कहाँ जा रही हो, क्या करने वाली हो, यह सारी इन्फॉर्मेशन तुम मुझे नहीं दे सकती। अच्छा इतना तो बता दो, कितनी देर में लौटोगी? खाना फिर से गर्म करना पड़े तो माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। अनिका ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, बस टेरेस पर जा रही हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। सुष्मिता को ये कहने के बाद अनिका स्टेयरकेस चढ़कर टेरेस की ओर चली गई। टेरेस पर चढ़कर अनिका ने सुकेश और रीना की घर की ओर देखा। उस घर को देखकर अनिका को कुछ अजीब फीलिंग आ रही थी। वो घर देखने में एक छोटा सा प्यारा सा घर लग रहा था जिसमें एक कपल अपनी जिंदगी बिता रहा था। कहीं ना कहीं अनिका को उस घर में कुछ अजीब लग रहा था जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता था। अनिका ये भी सोचने लगी थी कि उसकी ये सारी सोच गलत भी हो सकती थी। इसीलिए अगर सुकेश और रीना का प्यार सचमुच सच्चा था तो फिर अनिका उनके लव स्टोरी में किसी भी विलन को अंदर आने नहीं देना चाहती थी। अनिका ने अपने फ़ोन से एक नंबर डायल किया और फ़ोन कनेक्ट होते ही अनिका ने कहा, सुनो, मैं कंपनी में किसी एक को नौकरी से निकालना चाहती हूँ और किसी एक को प्रमोशन देना चाहती हूँ। अब मैं जो कह रही हूँ उस बात को बड़े ध्यान से सुनना। सुबह सुबह जब सुकेश की आंखें खुली तो उसने देखा कि बेडरूम के ठीक सामने रीना किचन में काम कर रही थी। हमेशा की तरह रीना के बाल बिखरे पड़े थे। उसने वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। काम करते वक्त भी रीना काफ़ी हड़बड़ाहट महसूस कर रही थी। कभी कोई प्लेट उसके हाथों से गिर जाती तो कभी कोई चम्मच उसके हाथों से गिर जाती। तभी बिस्तर पर लेटे सुकेश की नज़र रीना के हाथों पर पड़ी। रीना की उंगलियों के नाखून लंबे थे। सुकेश अच्छी तरह से जानता था कि रीना का नाखून काटने से कितना डर लगता था। दरअसल वो जब छोटी थी तब उसके माँ बाप जिन्होंने रीना को अडॉप्ट किया था उन्होंने रीना को काफ़ी फिजिकली टॉर्चर किया था। कई बार रीना को इतना मारा था कि कई कई दिनों तक रीना के शरीर से घाव के दाग और दर्द जाना बहुत मुश्किल हो जाते थे। बचपन में जब रीना के नाखून लंबे हो जाते थे तब उसकी माँ बड़ी बेरहमी से एक नेल कटर से रीना के नाखून काटा करती थी। कई बार नाखून काटने की वजह से रीना की छोटी छोटी आंगुलियों पर भयानक और दर्दनाक कट आ जाते थे। तब से लेकर अब तक रीना को नाखून काटने से बहुत डर लगता था। जब उसके नाखून कुछ ज़्यादा ही लंबे हो जाते थे तब वो अपने दांतों से चबाकर नाखूनों को काट लिया करती थी। मगर नेल कटर से नाखून काटने में आज भी रीना को बहुत डर लगता था। लंबे नाखून होने की वजह से उस नाखून काफ़ी जल्दी मैले हो जाया करते थे। उन्हीं मैले हाथों से रीना ने सुकेश के लिए सैंडविच बनाया और उस पर बटर लगाकर वो छोटा सा सैंडविच एक छोटी सी प्लेट में सजाकर रीना बेडरूम में ले आई। जब सुकेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाथरूम से बाहर आया तब रीना ने वो प्लेट कांपते हुए हाथों से सुकेश की तरफ आगे बढ़ा दी। रीना के चेहरे पर घबराहट देखकर सुकेश ने प्लेट से एक सैंडविच का टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डालते हुए रीना से कहा, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल घबराओ मत, मैं यहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी छोटी सी गुड़िया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता।
जब सुकेश ने रीना से ये बात कही तो रीना की आंखों से आंसू दबे हुए थे, वो छलकने लगे। रीना ने रोते हुए सुकेश से कहा, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो मैं भी कुछ काम करूंगी, भले छोटा मोटा ही काम क्यों ना हो, मगर पैसे कमाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अपने दोनों हाथों से रीना के गाल पकड़ते हुए सुकेश ने कहा, अरे मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि बाहर जाकर काम करने की बातें कर रही है। रीना के बाल काफी बिखरे हुए थे और आंखों का काजल भी रोने धोने की वजह से काफी बिखर चुका था। सुकेश बड़े ही प्यार से रीना को बाथरूम के अंदर ले गया और रीना का चेहरा साफ करते हुए कहने लगा, देखो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक नौकरी चली भी गई तो कोई गम नहीं। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो और मेरे टैलेंट के बारे में भी तुम जानती ही हो। अरे मुझे तो कोई भी नौकरी पर रख लेगा। जिंदगी जीने के लिए हम दोनों को जितने पैसों की ज़रूरत है उतने पैसे तो मैं कहीं से भी कमा लूँगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए सुकेश ने रीना को माथे से चूम लिया और उसे गले लगाते हुए कहा, चलो अब मैं चलता हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, घर में ही रहना, दरवाज़ा बंद किए रखना और वक्त पर खाना खा लेना। मैं हर घंटे तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारी खबर लेता रहूँगा, ठीक है? रोती हुई रीना ने हाँ में अपना सर हिला दिया। सुकेश ने बड़े ही स्टाइल से अपने बाल बनाए और फिर परफ्यूम छिड़ककर एक स्टाइलिश ब्लेजर पहनकर लेजर शूज डालकर वो मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल गया। मगर अपने घर से बाहर निकलते ही सुकेश के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। सुकेश रीना के सामने ये नहीं दिखाना चाहता था कि उसे इस वक्त घबराहट महसूस हो रही थी, मगर मन ही मन वह जानता था कि आज शायद ऑफिस का उसका आखिरी दिन था। ये सोचते हुए जब सुकेश सोसाइटी के कंपाउंड में चल रहा था तब अचानक सामने वाले घर से बाहर निकलते हुए मिसेज लालचंद ने सुकेश को आवाज लगाते हुए कहा, आज तो काम पर जा रहे हो मगर कल से तुम्हारा क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती। मैं तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो लड़की तुम्हारे लायक है भी या नहीं, एक बार उसके बारे में सोच लिया होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना होता। अरे कहाँ तुम्हारे खानदान के लोग और कहाँ ये लड़की? कभी तुमने उस लड़की को गौर से देखा भी है? और वो जिस हालत में घूमती है उसकी जैसी शिकल है। अगर अकेले कहीं लंदन के रास्ते पर चली जाए तो लोग उसे भिखारी समझ के पैसे दे देंगे। अरे तुम इतने ऊंचे खानदान के इतने अच्छे दिखने वाले स्मार्ट और हैंडसम लड़के हो, पता नहीं तुमने क्या देख लिया उस लड़की में। देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तो कहती हूँ कि उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। मेरी बहन की एक बेटी है, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ, बड़ी खूबसूरत है। तुम दोनों अगर साथ में चलोगे तो क्या जोड़ी लगेगी तुम्हारी। अरे मैं खुद तुम्हारी बात चलाऊंगी अपनी बहन की बेटी से। अच्छी तरह से सोच लो, अगर तुम्हारा मेरी बहन की बेटी के साथ रिश्ता हो जाता है तो फिर तुम्हें आगे चलकर अपने कैरियर के बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी प्रमोशन बाकी और तुम्हारी नौकरी भी परमानेंट हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। तुम तो जानते ही हो मेरे बेटे की क्या पोजीशन है एनटीटी कंपनी में। सुकेश मिसेज लालचंद के इस बर्ताव पर हैरान होकर उन्हें देखता रहा। अनिका भी अपने घर के टेरेस पर खड़ी होकर ये सब कुछ अच्छी तरह से सुन रही थी। तभी अनिका की नज़र सुकेश के घर पर पड़ी। सुकेश के घर की खिड़की पर खड़ी रीना बड़े ही ध्यान से सुकेश को देख रही थी। रीना एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, मगर वो बड़े ही ध्यान से सुकेश और मिसेज लालचंद को बातें करते हुए सुन रही थी। रीना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि सुकेश उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। रीना ने बहुत ही सख्ती से पर्दे का पकड़ रखा था। रीना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो दुनिया के सामने अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रीना इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी। तभी अनिका ने सुकेश की बात सुनी। सुकेश मिसेज लालचंद से कह रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रीना को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने रीना से प्यार किया है और रीना के साथ ही रहूंगा। सुकेश की बात सुनने के बाद मिसेज लालचंद ने सुकेश से कहा, अगर तुमने खुद खुशी करने का फैसला कर लिया है तो मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर तुम मेरी बहन की बेटी के साथ होते तो बड़े ही खुश रहते, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। मगर साथ ही साथ इस बात की भी गारंटी देती हूँ कि अगर तुमने इस लड़की से अपना पीछा नहीं छुड़वाया तो बहुत जल्द उस लड़की की मनहूसियत से तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और उस दिन रोते हुए मेरे पास मत आना कि आंटी आप कुछ भी करके वो सब कुछ सही कर दो, क्योंकि इस वक्त आंटी जो कह रही है वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है। बोलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे रिश्ते की बात अपनी बहन की बेटी से चलाती हूँ।
सुकेश ने इस बार अपनी फीट सीधी करते हुए बड़ी ही कॉन्फिडेंटली मिसेज लालचंद से कहा, मुझे लगता है आपकी बहन की बेटी बड़ी बदसूरत होगी, इसीलिए आप इतनी डिसरिस्पेक्टली उसका रिश्ता करवाना चाहती हैं। मगर फिक्र मत कीजिए, आपकी तरह से उसे श्राप नहीं दूंगा, बल्कि मेरी बेस्ट विशेज हैं उस कि जल्दी से जल्दी उसे भी कोई अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए, जिस तरह मुझे मेरी रीना मिली है। सुकेश का जवाब सुनते ही मिसेज लालचंद ने सुकेश से कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही अकड़ है और यही तुम्हारा फैसला है तो जाओ, कंपनी में जाकर अपना टर्मिनेशन लेटर लेकर आ जाओ। फिर देखते हैं कि कितने दिन ये रिश्ता टिकता है और कितने दिन तुम लोग यहाँ पर रह पाते हो। मिसेज लालचंद की बात सुनकर इस बार सुकेश का चेहरा पूरी तरह से झुक गया था। सुकेश काफी मायूस हो गया था। वो धीमे कदमों से कंपाउंड के मेन गेट से बाहर की ओर चला गया। अनिका भी ठीक सुकेश के पीछे पीछे कंपाउंड गेट से बाहर निकल गई। सुकेश धीमे कदमों से बस स्टॉप की ओर आगे बढ़ रहा था। सुकेश भले ही एक ऊंचे खानदान का लड़का था जिसने कभी बस में ट्रैवलिंग नहीं की थी, मगर सुकेश पैसों की कीमत अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि पाई पाई बनाकर ही वो अपनी जिंदगी सुधार सकता था। मगर सुकेश अब ये जान चुका था कि आज एनटीटी कंपनी में उसका आखिरी दिन था। एनटीटी कंपनी में सुकेश को काफ़ी कम उम्र में जॉब लग गई थी, जिस उसके बाकी दोस्तों के मुकाबले सुकेश की सैलरी भी ज़्यादा थी। मगर सुकेश नहीं जानता था कि एनटीटी कंपनी से निकल जाने के बाद उसका फ्यूचर क्या होगा। डर के मारे सुकेश ने अपना फ़ोन निकालकर कई सारे लोगों को मैसेज भेज दिए नई नौकरी के लिए। इनफैक्ट सुकेश ने अपने फ्रेंड से भी कह दिया कि उसे नई जॉब की तलाश है। तब उसके फ्रेंड्स भी लगातार उसे मैसेज करके यह पूछने लगे कि आखिर एनटीटी कंपनी में जॉब लगने के बाद उस पर ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी जो वो जॉब बदलना चाहता था। सुकेश नहीं जानता था कि वह अपने दोस्तों के इन सवालों का क्या जवाब दे, इसीलिए एक ऑनलाइन प्लेसमेंट एजेंसी में अपना रिज्यूम पोस्ट करने के बाद उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। कुछ देर बस स्टैंड पर बैठकर सुकेश ने बस का इंतजार किया। बस के आते ही बाकी भीड़ के साथ सुकेश भी बस के अंदर दाखिल हो गया। सारे रास्ते सुकेश इसी फिक्र में था कि एनटीटी कंपनी में से उसके जॉब के निकल जाने के बाद उसका क्या होगा। कुछ देर में सुकेश अपने स्टॉप पर उतर गया। वो धीरे धीरे चलकर एनटीटी कंपनी के मेन गेट की ओर गया। सुकेश ने जब घड़ी में देखा तब वो हैरान हो गया कि 9:55 हो चुके थे। लॉग इन करने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त रह गया था। सुकेश काफ़ी लेट हो चुका था। सुकेश तेजी से दौड़कर हेड ऑफिस के मेन गेट की ओर जाने लगा। तब अचानक ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि आज उसकी नौकरी का आखिरी दिन था। चाहे लेट हो या ना हो, इस बात से भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुकेश के चेहरे की मायूसी की जगह अब घबराहट ने ले ली थी। धीरे धीरे सुकेश के माथे से ठंडा पसीना भी बहने लगा था। सुकेश धीरे धीरे अपने फ्लोर पर अपने डेस्क की ओर कदम आगे बढ़ाने लगा। अभी लॉगिन करने में 30 सेकंड का वक्त बाकी था। सुकेश ने अपना कार्ड पंच किया और लॉगिन कर लिया। वक्त रहते सुकेश ने अपनी ड्यूटी रिपोर्टिंग कर ली थी। जब वो अपने डेस्क पर जाकर बैठा, अचानक उसका एक साथी उसके पास आया और उससे कहने लगा, अरे भाई, क्या हुआ? तुमने बल्लू सर के साथ ऐसा क्या किया कि वो इतने गुस्से में थे? सुकेश अपने दोस्तों की ये बात सुनकर अब ये जान चुका था कि पूरे ऑफिस में ये बात फैल गई थी कि बल्लू सर सुकेश से नाराज थे। सुकेश के उस साथी ने सुकेश से कहा, अरे बल्लू सर सुबह से इतने खराब मूड में थे। उन्होंने सीधे एचआर डिपार्टमेंट को फ़ोन लगाया और एचआर डिपार्टमेंट को कह दिया कि तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तैयार करे। एचआर डिपार्टमेंट बस अभी तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तैयार ही कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है? खुद सुकेश के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, मगर वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि बल्लू सर का काफ़ी होल्ड था उनके डिपार्टमेंट पे और एचआर वाले भी आंख बंद करके बल्लू सर पर विश्वास करते थे। बल्लू सर को खुली छूट थी कि वो जिसे चाहे प्रमोट कर सकते थे और जिसे चाहे डिपार्टमेंट से हटा सकते थे। तभी अपने मोटे से पेट पर हाथ घुमाते हुए बल्लू सर वहाँ आए और सुकेश को देखकर कहने लगे, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बात ना मानने का और मुझसे पंगा लेने का क्या नतीजा हो सकता था। अरे भाई, मैंने तो तुम्हें इंडियन समझा था कि तुम मेरे छोटे भाई बनकर रहोगे, तुम्हें प्रमोशन दूंगा, तुम्हारा कैरियर बना दूंगा। मगर नहीं, तुम तो कल ही आई उस बच्ची की जवान माँ के लिए मेरी माँ की इंसल्ट कर बैठे। मगर कल मेरी माँ की बेइज्जती का बदला तुम्हें आज मिलकर रहेगा। जब बल्लू सर ने ये बात कही तभी एचआर डिपार्टमेंट का एक आदमी उनके डेस्क के पास आया और कहने लगा, बल्लू सर, टर्मिनेशन लेटर तैयार है। बल्लू सर अपने मोटे पेट पर हाथ घुमाते हुए सुकेश की ओर देखकर मुस्कुराने लगा और एचआर डिपार्टमेंट के उस आदमी से कहने लगा, ठीक है, तो थमा दो इसके हाथ में और अगर ना माने तो धक्के मार के इसे ऑफिस से बाहर निकाल दो।
जब HR डिपार्टमेंट का वो आदमी अपने हाथ में टर्मिनेशन लेटर लेकर आया तब बल्लू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। बल्लू ने सुकेश की ओर इशारा करते हुए उसे HR डिपार्टमेंट के आदमी से कहा, हाँ यह लेटर थमा दो इसके हाथ में। बेचारा स्टेव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है, इतना ब्राइट स्टूडेंट था, यहाँ पर भी ठीक ठाक काम कर लेता था, बहुत जल्दी से प्रमोशन भी मिलने वाली थी, मगर ये सब कुछ एक पल में इससे छीन लिया गया। मुझे भी तरस आ रहा है इस पर क्या करें। कंपनी की पॉलिसी कुछ ऐसी है, कंपनी ने एक बार डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन को बदलना बेहद मुश्किल हो जाता है। HR डिपार्टमेंट के आदमी के हाथ में टर्मिनेशन लेटर देखकर अब सुकेश के हाथ पांव भी ठंडे पड़ने लगे थे। सुकेश का चेहरा देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि सुकेश अपने आप को पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि यह सब कुछ बल्लू सर ने किया था, मगर वो अब तक यह भी जान चुका था कि अब बल्लू सर से रिक्वेस्ट करने का या उन्हें मनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। बल्लू अपने मोटे से पेट पर हाथ घुमाते हुए हंसने लगा और सुकेश की ओर देखकर कहने लगा, देखो भाई, बुरा मत मानना, मगर तुम्हारा परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं था। कंपनी के लिए तुम ठीक एम्प्लॉय नहीं थे। ये सारे रीज़न भी मुझे टर्मिनेशन लेटर में लिखने पड़ेंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इससे तुम्हें काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। तुम जब दूसरी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करोगे तब भी तुम्हारे टर्मिनेशन लेटर पर लिखे ये सारे रीजन्स बाकी एम्प्लॉयर्स भी पढ़ेंगे। और एंटिटी का पावर तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो। एंटिटी से अगर किसी एम्प्लॉय को निकाला जाए तो फिर उसे मार्केट में और कहीं नौकरी मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। मगर एंटिटी के नियम तो नियम है और वो नियमों के खिलाफ मैं भी नहीं जा सकता। HR डिपार्टमेंट का वो आदमी जिसने अपने हाथों में टर्मिनेशन लेटर पकड़ रखा था वो काफ़ी कंफ्यूज लग रहा था। उसने बल्लू की ओर देखकर कहा, सर एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन है। HR डिपार्टमेंट का वो आदमी समझ नहीं पा रहा था कि अपनी बात किस तरह से आगे बढ़ाए। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर बल्लू ने कहा, अरे भाई, तुम HR डिपार्टमेंट में अभी नए नए ज्वाइन हुए हो। अरे इस तरह की बातें तो कॉर्पोरेट ऑफिस में बहुत आम होती हैं। अगर लोगों को नौकरी से निकालते वक्त तुम इमोशनल हो जाओगे तो फिर कैसे HR डिपार्टमेंट में काम कर पाओगे। आगे चलकर लोगों को प्रमोशन की खुशखबरी भी तो तुम ही को सुनानी है। धीरे धीरे तुम्हारे सारे इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। बल्लू ने HR डिपार्टमेंट के उस आदमी की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो अब टाइम वेस्ट मत करो, हमें और भी बहुत काम करना है। इस लड़के को ये टर्मिनेशन लेटर थमा दो और हाँ, इस बात का खास ख्याल रखना कि इस आदमी की अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद इसे जाने देना। हो सकता है कि कंपनी की कई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ये आदमी अपने साथ लेकर चला जाए, जिससे कंपनी को आगे चलकर नुकसान पहुंच सकता है। क्या है कि कंपनी के मामले में किसी भी बात का रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए अच्छी तरह से सिक्योरिटी को बुलाकर इसकी तलाशी लो और जब तसल्ली कर लो कि ये अपने साथ कोई इम्पोर्टेंट दस्तावेज नहीं ले गया है तभी उसे जाने देना। बल्लू के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे डिपार्टमेंट में मौजूद सारे स्टाफ में बल्लू और सुकेश के आसपास आकर खड़े हो गए। बल्लू को सबके सामने हो रही सुकेश की इंसल्ट देखकर और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा था। बल्लू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सुकेश की मजबूरी और उसकी लाचारी देखकर अपने आप को राजा समझ बैठा था, जो अपनी प्रजा के साथ कभी कुछ भी कर सकता था। डिपार्टमेंट के स्टाफ को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुकेश से क्या बड़ी गलती हो गई थी कि उसे अचानक ही सीधे टर्मिनेशन लेटर थमा दिया जा रहा था। मगर डिपार्टमेंट में मौजूद सभी लोगों को पता था कि बल्लू की क्या पावर थी और बल्लू के खिलाफ जाने का क्या नतीजा हो सकता था। तभी वहाँ HR डिपार्टमेंट की हेड लूसी आ पहुँची। लूसी डिपार्टमेंट के मेन एग्जिट पर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। जब लूसी को यह एहसास हुआ कि मामला कंट्रोल के बाहर हो रहा है तो उसने सोचा कि उसे खुद ही जाकर सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। और लूसी ने HR डिपार्टमेंट के उस आदमी के हाथों से वो टर्मिनेशन लेटर अपने हाथों में लेते हुए बल्लू से कहा, देखो, कंपनी के रूल्स के मुताबिक ये लेटर मुझे ही देना चाहिए। मगर बात दरअसल ये है कि इससे पहले कि लूसी अपनी बात आगे बढ़ा पाती, बल्लू ने लूसी से कहा, अरे ये क्या बोल रही हो तुम HR डिपार्टमेंट की हेड हो और यहाँ पर तो सिर्फ एक मामूली से एम्प्लॉय को टर्मिनेशन लेटर देना है। तुम क्यों आओगी भला? कंपनी का रूल तो ये कहता है कि जब सीनियर पोजीशन का कोई मैनेजमेंट लेवल का एम्प्लॉय अगर काम से निकाल दिया जाए तो उसके लिए HR डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजर का होना ज़रूरी होता है। मगर यहाँ तो एक मामूली से वर्कर को निकालने की बात चल रही है, उसमें तुम्हारा होना ज़रूरी नहीं है। तुमने खामखा यहाँ आने की तकलीफ़ उठाई। अब चलो, अगर तुम आ ही गई हो
तो तुम अपने हाथों से ही टर्मिनेशन लेटर इस लड़के को थमा दो। उसे भी पता चलना चाहिए कि है एनटीटी में नौकरी मिलने के बावजूद अच्छे तरीके से काम ना करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। और ये स्टैब यूनिवर्सिटी का ब्रिलियंट स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं कि तुम इतनी बड़ी कंपनी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो। जब बलू ने यह बात सुकेश की ओर देख कर कही तब सुकेश के हाथ पांव और भी ज़्यादा ठंडे पड़ने लगे थे। सुकेश ने बिना कुछ सोचे समझे लूसी के हाथ से वो टर्मिनेशन लेटर अपने हाथ में ले लिया। सुकेश जानना चाहता था कि आखिर उसे नौकरी से निकाल दिए जाने की क्या वजह लिखी थी इस टर्मिनेशन लेटर पर। जब सुकेश ने टर्मिनेशन लेटर पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुकेश के हाथों में जो लेटर था वो टर्मिनेशन लेटर जरूर था, मगर उस टर्मिनेशन लेटर पर जब उसने निकाले गए एम्प्लॉय का नाम पढ़ा तब उसके होश उड़ गए। सुकेश के चेहरे की बेचैनी देखकर बलू के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लौट आई। बलू ने अपने मोटे से पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, आज इस लड़के के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह एक सबक है उन नए नौजवानों लड़कों के लिए जो लोग कॉलेज से बाहर निकलकर अपने सीनियर्स का आदर और रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। वहाँ बलू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जीत की खुशियाँ मनाने लगा था, मगर सुकेश के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट नजर आने लगी थी। जो एनवलप सुकेश के हाथों में था उसमें दरअसल 2 लेटर मौजूद थे, एक टर्मिनेशन लेटर और दूसरा प्रमोशन लेटर। जब सुकेश ने वो प्रमोशन लेटर पढ़ा तब धीरे से उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी। सुकेश के चेहरे की मुस्कान देखकर बलू ने कहा, लगता है नौकरी से निकाले जाने का असर सीधा इसके दिमाग पर हुआ है। ऐसे कई केसेस देखे हैं मैंने। इसके बाद बलू ने सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पास बुलाते हुए कहा, देखो यह लड़का अगर ऑफिस में हंगामा करने की कोशिश करे तो फिर तुम लोग इसको धक्के मार कर उसे बाहर निकाल देना। ऑफिस के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं जिनका पालन हम सबको करना है। टर्मिनेशन लेटर मिल जाने के बाद 1 सेकंड के लिए भी किसी एम्प्लॉय को ऑफिस में रहने नहीं दिया जा सकता। एक काम करो, तुम सब उठाकर इस लड़के को ऑफिस के बाहर फेंक दो। बलू जो कुछ भी कह रहा था वो बातें लूसी के बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। लूसी ने बलू को रोकते हुए कहा, देखिए मिस्टर बलू, वो टर्मिनेशन लेटर ज़रूर है मगर वो उस लड़के के लिए नहीं है। वो टर्मिनेशन लेटर आपका है, आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है विद इमीडिएट इफेक्ट। लूसी की ये बात सुनते ही अचानक ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा फैल गया। सब लोग हैरान थे कि वह लोग फटी हुई आंखों से मुंह खुले हुए और लूसी की ओर देखते रहे। लूसी को अपनी बात आगे बढ़ाने में काफ़ी हिचक महसूस हो रही थी, मगर किसी तरह हिम्मत करके बलू की आंखों में आंखें डालकर लूसी ने कहा, देखिए मिस्टर बलू, मैं जानती हूँ कि आप काफ़ी सालों से इस ऑफिस में काम करते हैं। हम सबके साथ आपके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, मगर यह डिसीजन मैनेजमेंट ने लिया है और मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि विद इमीडिएट इफेक्ट मैं आपको ये टर्मिनेशन लेटर सौंप दूँ। बलू को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वह एक सपना था या हकीकत। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वो एक सपना था या हकीकत। बलू ने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर चिमटी काटी। जब उसे एहसास हुआ कि वह जाग रहा था तब अचानक ही हड़बड़ाते हुए लूसी से पूछा, 1 मिनट, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, और मुझे ये बताओ कि ये डिसीजन किसने लिया है। लूसी ने बलू की आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हुए कहा, यह फैसला जॉन ने लिया है। जॉन का नाम सुनते ही बलू के चेहरे का रंग उड़ गया। जॉन वो मैनेजर था जिसे वो डायरेक्टली रिपोर्ट किया करता था। बलू और जॉन के संबंध भी काफ़ी अच्छे थे। बलू को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जॉन ऐसा फैसला कैसे ले सकता था। बलू ने फिर से अपने हाथ हवा में लहराते हुए लूसी से कहा, नहीं नहीं, रुक जाओ, शायद कोई गलती हो रही है। ज़रूर कोई बहुत बड़ा कन्फ्यूजन खड़ा हुआ है। जॉन ऐसा नहीं कर सकता। ये कहते हुए बलू ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और जॉन को फ़ोन लगाने की कोशिश की, मगर बार बार कोशिश करने के बावजूद जॉन हर बार बलू का फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता था। लूसी ने धीमी आवाज़ में बलू से कहा, देखिए मिस्टर बलू, आप प्लीज़ हमें कोऑपरेट कीजिए। अभी अभी आप ही ने कहा था ना कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना ही होता है। तो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आपको टर्मिनेशन लेटर थमा दिया गया है। अब आपको इस ऑफिस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बलू के टर्मिनेशन की बात सुनकर आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आने लगी थी। बलू का बिहेवियर सभी लोगों के साथ बहुत बुरा रहा था, मगर मैनेजरियल लेवल पर बलू की अच्छी खासी पकड़ होने की वजह से कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता था। मगर आज जब बलू को नौकरी से निकाले जाने की खबर सभी लोगों ने अपने कानों से सुनी तब सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई थी।
तभी पीछे खड़े एक टीम मेंबर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, बलू सर ने अभी अभी बिल्कुल ठीक कहा था, रूल तो रूल होता है, सबके लिए सेम होता है। मेरे ख्याल से एक बार बलू सर की भी चेकिंग कर लेनी चाहिए। कंपनी के इम्पोर्टेंट कागजात और डॉक्यूमेंट्स कहीं अपने साथ ले गए तो कंपनी के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड से मेरी गुजारिश है कि बल्लू सर को बाहर भेजने से पहले एक बार उनकी पूरी तरह से चेकिंग हो जानी बहुत ज़रूरी है। बल्लू समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ही कुछ सेकंड में पूरा का पूरा मामला कैसे पलट गया। बल्लू की ही कही हुई बातें अब उसे ही तीर की तरह चुभने लगी थी, मगर बल्लू नहीं जानता था कि उसके ऊपर एक और बड़ा बम गिरने वाला था। बल्लू ने लूसी से कहा, देखो तुम लोग समझने की कोशिश करो, कई सारे प्रोजेक्ट्स बीच में अटके हुए हैं। अगर तुम लोगों ने मुझे अचानक ही नौकरी से निकाल दिया तो फिर वो प्रोजेक्ट्स पूरे कैसे होंगे? कौन लीड करेगा उन प्रोजेक्ट्स को? बल्लू का सवाल सुनने के बाद लूसी ने मुस्कुराते हुए सुकेश की ओर देखा और कहा, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी जगह अब सुकेश को डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है। ये खबर सुनते ही बल्लू के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। बल्लू अटकती हुई आवाज़ में सुकेश की ओर देखकर कहने लगा, सुकेश, ये कैसे हो सकता है? अरे ये लड़का मेरी जगह पर कैसे अपॉइंट हो सकता है? अरे ज़रूर कुछ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम लोगों से। मैं कह रहा हूँ एक बार मेरी बात हो जाने दो जॉन के साथ, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़कर बल्लू का हाथ पकड़ने लगे और उसे बाहर की ओर ले जाने लगे। बल्लू जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। ऑफिस में मौजूद बाकी सारे लोगों के लिए बल्लू सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका था। तभी बल्लू के मोबाइल पर जॉन का फ़ोन आया। जॉन का नंबर फ्लैश होते ही बल्लू ने सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने मोबाइल फ़ोन पर जॉन का नंबर दिखाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, बल्लू ने जॉन से पूछा, अरे ये कैसे कर सकते हो तुम? अचानक ही तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया? अरे मेरे से क्या गलती हो गई वो तो बताओ मुझे। लंबी खामोशी के बाद जॉन ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, तुमने मैनेजमेंट लेवल पर किसी बहुत बड़े आदमी के साथ बदसलूकी की है, उसी का सज़ा मिल रही है तुम्हें। बल्लू यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैनेजमेंट लेवल पर उसने किसके साथ बदसलूकी की थी। जॉन की बात सुनने के बाद बार बार सोचने के बावजूद बल्लू ये समझ नहीं पा रहा था कि टॉप मैनेजमेंट में बल्लू ने किसी को नाराज़ कर दिया था। बल्लू लगातार ये सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों में उसने किन किन लोगों के साथ बदतमीजी की थी, मगर बल्लू को कुछ याद नहीं आ रहा था। बल्लू बस हैरान होकर अपने आसपास खड़े गार्ड्स को देखता रहा। तभी बल्लू के कानों पर फ़ोन से निकल रही एक आवाज़ पड़ी, जॉन की आवाज़। जॉन ने बल्लू से कहा, देखो इस वक्त भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप बिना किसी तमाशे के ऑफिस छोड़कर चले जाओ। ये नौकरी अब तुम्हें वापस कभी नहीं मिल सकती, मगर अब अगर तुम अपने आप को ज़्यादा बेइज्जती से बचाना चाहते हो तो स्टाफ के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करो। चुपचाप वो टर्मिनेशन लेटर लेकर वहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा काम कोई और टेक ओवर कर लेगा। ये कहने के बाद जॉन ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बल्लू जॉन की आवाज़ से समझ चुका था कि जॉन अब उसकी कोई मदद नहीं करने वाला था। बल्लू के पास अपना सर झुकाकर ऑफिस से निकल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मगर बल्लू ये सोच सोच कर हैरान हो रहा था कि पिछले कुछ दिनों में बल्लू ने आखिर अपने बर्ताव से किस टॉप मैनेजमेंट के आदमी को नाराज़ किया था। अगले दिन सुबह 8 बजे ठीक अनिका स्टाफ यूनिवर्सिटी में अपना पहला लेक्चर अटेंड करने के लिए पहुंची थी। अनिका ने प्रीति के नाम से अपना आईडी कार्ड बनवाया था। जब अनिका कॉलेज पहुंची तो काउंसलर ने अनिका को ऑफिस में बुलाया। जब अनिका ऑफिस में पहुंची तो अनिका ने देखी कि काउंसलर के ठीक बगल में एक गोरी पतली और लंबी लड़की खड़ी थी। उस लड़की के चेहरे पे मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करती थी। यहाँ तक कि उसकी हेल्थ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खाने पीने पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। उसमें अपने हाथों में मोटी मोटी किताबें पकड़ रखी थी। जैसे ही अनिका ऑफिस में एंटर हुई, उस काउंसलर ने अनिका का इंट्रोडक्शन देते हुए उस लड़की से कहा, जेनिफर ये प्रीति हैं, ये नई स्टूडेंट हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आई हैं। दोनों यूनिवर्सिटी के बीच हुए स्टूडेंट एक्सचेंज एग्रीमेंट के तहत ये लड़की यहाँ पर आई है। वैसे हमारी यूनिवर्सिटी से तो कोई भी स्टूडेंट आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ाई करने गया ही नहीं, मगर उन लोगों ने अपनी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को कुछ दिनों के लिए हमारे पास भेजा है। ये लड़की इस देश में और इस यूनिवर्सिटी में नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्लास की वन ऑफ स्टूडेंट्स होने के नाते तुम प्रीति को गाइड करो। अगर तुम जैसी अच्छी लड़की के साथ रहेंगी तो हो सकता है पढ़ाई में उसकी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी।
क्योंकि वहाँ के सिस्टम में और हमारे सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाद अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम इज्जत से लिया जाता है तो वो है हमारी यूनिवर्सिटी का। मैं जानती हूँ इस लड़की को हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि अभी उसका फाउंडेशन ही उतना मजबूत ना हुआ हो कि हमारे फर्स्ट ईयर के क्लासेस भी अटेंड कर पाए। आखिर हमारी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और इन लोगों की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इनके यहाँ से जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं वो हमारे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी फेल हो जाते हैं। मगर कोई बात नहीं, अगर ये लड़की यहाँ पर आई है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट दें। इसलिए अगले कुछ दिनों तक तुम इस लड़की के साथ रहना और अगर इसे कोई भी परेशानी हो तो उसकी मुश्किलें सॉल्व कर देना। जेनिफर ने पतली और दबी हुई आवाज़ में इस बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है प्रोफेसर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। मुझसे जितना भी सपोर्ट हो पाएगा मैं इसे ज़रूर दूंगी। ये कहने की बात जेनिफर काउंसलर के रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। काउंसलर ने इशारे से अनिका को भी जेनिफर को फॉलो करने को कहा। अनिका भी चुपचाप जेनिफर के पीछे जाने लगी। अनिका जानती थी कि किसी भी तरह उसे फाइल नंबर 004 तक पहुंचना था, जिसके लिए उसे स्टूडेंट का भेष बदल कर यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल होना था। अनिका का मकसद लेक्चर्स अटेंड करना बिल्कुल नहीं था, मगर अनिका जानती ही नहीं थी कि जितनी ज़्यादा देर वो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर गुजारेगी उतने ही उसके चांसेस बढ़ जाएंगे उस फाइल तक पहुंचने के। जेनिफर अपने हाथों में किताबें पकड़कर अनिका के ठीक आगे आगे चल रही थी। जेनिफर ने अनिका को पहले इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, देखो तुम बहुत लकी हो, पहले ही दिन कॉलेज में आई हो और पहले ही दिन तुम्हें प्रोफेसर एलिस के क्लास अटेंड करने को मिल रही है। प्रोफेसर एलिस को तुम जानती ही होगी, अभी 5 मिनट में उनके लेक्चर शुरू होने वाला है। जल्दी चलो, फिर लेक्चर हॉल यहाँ से थोड़ा सा दूर है। अनिका प्रोफेसर एलिस का नाम पहले भी सुन चुकी थी। दरअसल प्रोफेसर एलिस बायोमेडिकल में कोई आविष्कार करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो लगातार पिछले 1 साल से डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करना चाहते थे, मगर अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अनिका ने कभी भी उन्हें ईमेल्स का रिप्लाई नहीं किया था। हालांकि अनिका खुद भी ये बात अच्छे से जानती थी कि डॉक्टर एलिस बायोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था। दुनिया के हर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एलिस का नाम बड़ी ही इज्जत से लिया जाता था। अचानक ही आगे चल रही जेनिफर ने मुड़कर अनिका की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? इससे पहले कि अनिका इस बात का जवाब दे पाती, जेनिफर ने अनिका से पूछा, क्या तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ये एक्सचेंज प्रोग्राम खूबसूरती को देकर किया जाता है क्या? जेनिफर के कहने का मतलब साफ था। वो ये कहना चाहती थी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए आने के लिए अनिका के पास खूबसूरती के अलावा और कोई क्वालिटी जेनिफर को नज़र नहीं आ रही थी। जेनिफर स्टाउ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और ये माना जाता था कि स्टाउ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने आप में काफ़ी एगोस्टिक होते हैं। स्टाउ यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी और वहाँ के स्टूडेंट्स भी अपने आप को दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक मानते थे। अनिका ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद इन स्टूडेंट्स को दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते थे। अक्सर ऐसी यूनिवर्सिटी के पास आउट करने के बाद बच्चे या तो खुद अपनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज बना लेते थे या तो दुनिया की सबसे बेहतरीन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में सबसे ऊंचे ओहदे पर नौकरी किया करते थे। अनिका ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि भले ही जेनिफर की बातों में ईगो नज़र आ रहा हो, मगर जेनिफर जैसे लोग अक्सर दिल के बड़े अच्छे होते थे और इसलिए जेनिफर दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक एक्सचेंज स्टूडेंट को मदद करने के लिए भी तैयार हो गई थी। कुछ ही देर में जेनिफर और अनिका दोनों क्लासरूम के अंदर दाखिल हुए। अनिका ये देखकर हैरान हो गए कि क्लासरूम पूरी तरह से भरा हुआ था। लास्ट रो में कोने की 2 सीट खाली थी जहां अनिका और जेनिफर दोनों जाकर बैठ गए। जेनिफर ने अनिका से कहा, हम बहुत लेट हो गए, प्रोफेसर एलिस की क्लास अटेंड करनी हो तो हमें बहुत जल्दी क्लासरूम पहुंचना होता है। अनिका और जेनिफर के आने के बाद भी कुछ बच्चे क्लासरूम के अंदर आए। जब उन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो वो लोग पीछे जाकर खड़े हो गए। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बैठने के लिए एनफ जगह क्यों नहीं प्रोवाइड की गई थी। अनिका के चेहरे का कन्फ्यूजन पढ़ते हुए जेनिफर ने अनिका से कहा, प्रोफेसर एलिस के लेक्चर सुनने के लिए तो लोग आधी रात को भी उठा कराने के लिए तैयार होते हैं। उनके लेक्चर बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, उन्हें समझना भी बेहद मुश्किल होता है। कई लोग तो उसका पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके घर पर जाकर वापस घंटों तक रिवाइज करते हैं। और हाँ,
यहाँ जितने भी लोग तुम देख रही हो वो सारे हमारी क्लास से नहीं है। कई लोग तो दूसरे सब्जेक्ट पे मेजर कर रहे, मगर फिर भी डॉक्टर एलिस का लेक्चर अटेंड करने के लिए वो लोग खास आए हैं। अनिका ने इससे पहले कभी भी किसी प्रोफेसर के लेक्चर को सुनने के लिए स्टूडेंट्स में इतना क्रेज कभी नहीं देखा था। जेनिफर ने अनिका से कहा, देखो मुझे पता है कि डॉक्टर एलिस का लेक्चर समझने के लिए तुम्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, कन्फ्यूज़न भी होगा, मगर तुम चिंता मत करना। जितना हो सके तुम लेक्चर को समझने की कोशिश करना, उसके बाद उनके कहने का मतलब मैं तुम्हें समझा दूंगी। जेनिफर के हाथ में उसी लेक्चर से रिलेटेड कुछ किताबें थी। अनिका ने उन किताबों को अपने हाथ में लिया और खोलकर पढ़ने लगी। तभी अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि किताब में जो कुछ भी लिखा था वो सब कुछ अनिका को ज़ुबानी याद था। इसलिए बोर होकर अनिका ने वो किताब बंद कर दी और अंगड़ाई लेकर उबासी लेने लगी। अनिका को इस तरह देखकर, अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हें इस लेक्चर में बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। ध्यान नहीं दोगी तो ये तुम्हारे देश से यहाँ तक आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब तुम्हें मौका मिला है तो फिर सबसे बेहतरीन प्रोफेसर के पास तुम थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ा लो, ताकि तुम्हारे देश में जाकर तुम बाकी सब लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सको। जेनिफर की बातों में हामी भरते हुए अनिका ने जेनिफर से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि यहाँ पर स्पेशल अकाउंट में रखी हुई फाइलों का एक्सेस कैसे लिया जा सकता है? अनिका की इस बात पर हैरान होते हुए जेनिफर ने धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, क्या तुम फाइल नंबर 004 की बात कर रही हो? जेनिफर के मुंह से फाइल नंबर 004 का नाम सुन के अनिका हैरान हो गई। जेनिफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो ये सारी स्पेशल फाइल्स हैं, इनके अंदर काफ़ी स्पेशल केस स्टडीज़ हैं, किसी आम स्टूडेंट के हाथ इतनी आसानी से नहीं लग सकती। अगर इन फाइलों तक पहुंचना है तो या तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनकर खुद डायरेक्टोरियल लेवल की डिग्री हासिल करनी होती है, या फिर यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल स्टूडेंट बनकर इन फाइलों का एक्सेस पाया जा सकता है। ये हमारे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। पिछले कई सालों से कई स्टूडेंट्स ने स्पेशल कैटेगरी में नॉमिनेशन के लिए अपने नाम को आगे रखा था, मगर आज तक कोई एक्सेस नहीं हो पाया है। जब अनिका और जेनिफर बातें कर रहे थे तब अचानक क्लासरूम के अंदर डॉक्टर एलिस की एंट्री हुई। डॉक्टर एलिस के आते ही सारे बच्चे अपनी जगह से खड़े हो गए। डॉक्टर एलिस के सारे बच्चों को अपनी जगह पर बैठने का इशारा किया। तभी डॉक्टर एलिस की नज़र लास्ट बेंच पर बैठी अनिका पर पड़ी। अनिका को देखकर वो कुछ देर तक हैरान हो गए। डॉक्टर एलिस ने आज से पहले कभी डॉक्टर अमृता का चेहरा नहीं देखा था। ये बात अनिका अच्छी तरह से जानती थी। फिर डॉक्टर एलिस को अनिका को देखकर हैरानी क्यों हो रही थी, ये बात अनिका की भी समझ के बाहर थी। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले डॉक्टर एलिस ने इशारे से अनिका को अपनी बेंच पर खड़े करते हुए पूछा, एक्सक्यूज़ मी, कौन हो तुम? मैंने इससे पहले तुम्हें इस क्लासरूम में कभी नहीं देखा। मैंने इससे पहले तुम्हें कभी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। क्या तुम नई एडमिशन हो? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, यस सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ। आने वाले कुछ वक्त के लिए मैं यहीं पर पढ़ाई करने वाली हूँ। अनिका की बात सुनते ही डॉक्टर एलिस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। डॉक्टर एलिस ने अनिका से कहा, वेलकम वेलकम, मगर लेक्चर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी और तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ पर पढ़ाई करने का तरीका, यहाँ का सिलेबस सब कुछ अलग है। जब तुम मेरा लेक्चर सुनोगी तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल किसी एलियन प्लेनेट से कम नहीं होगा। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर अमृता को जानती हो? अनिका, जो दरअसल खुद ही डॉक्टर अमृता थी और इस वक्त प्रीति की आईडी से स्टावी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बनकर आई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर एलिस के सवाल का क्या जवाब देती। मगर किसी तरह अपनी जगह से खड़े होते हुए अनिका ने डॉक्टर एलिस से कहा, जी नहीं, एक्चुअली डॉक्टर अमृता न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं और मैं बायोमेडिसिन की स्टूडेंट हूँ, इसलिए हमारा कभी आमना सामना नहीं हुआ। अनिका की ये बात सुनते ही डॉक्टर एलिस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। डॉक्टर एलिस के चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ नज़र आ रही थी। डॉक्टर एलिस ने अनिका को देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से वो एक ही प्रोफेसर हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में जिसके लेक्चर तुम्हें अटेंड करने चाहिए। अब तुमने उन्हीं के लेक्चर अटेंड नहीं किए तो पता नहीं बाकी का फाउंडेशन कैसा हुआ होगा। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर एलिस ने कहा, वैसे मुझे लगता है डॉक्टर अमृता कुछ ज़्यादा ही बिजी रहती हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उनके पास खाना खाने का भी वक्त नहीं है। जब डॉक्टर एलिस ये बात कर रहे थे, उनके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो डॉक्टर अमृता से काफ़ी नाराज़ थे। अनिका इस बात की वजह भी जानती थी। अनिका ने उसके किसी ईमेल का जवाब नहीं दिया था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि डॉक्टर एलिस अमृता के बर्ताव से काफ़ी नाराज़ थे।
इसके बाद डॉक्टर एलिस ने अपना लेक्चर शुरू किया। जैसे ही डॉक्टर एलिस ने लेक्चर शुरू किया, अनिका को एहसास हुआ कि जिस टॉपिक पर डॉक्टर एलिस लेक्चर देने वाले थे वो टॉपिक तो अनिका को ज़बानी याद था। डॉक्टर एलिस जब लेक्चर ले रहे थे तब बीच में ही अनिका को धीरे धीरे नींद आ गई। अनिका ने अपना सर बेंच पर रखा और वो कब गहरी नींद में सो गई उसे भी पता नहीं चला। कुछ देर बाद अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि माइक से आने वाली डॉक्टर एलिस की आवाज़ बंद हो चुकी थी। जब धीरे से अनिका ने अपनी आंखें खोली तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके आसपास कुछ स्टूडेंट्स ने एक घेरा बना लिया था और सभी स्टूडेंट्स अनिका को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तभी जेनिफर ने फटी हुई आंखों से अनिका को देखा और कहा, क्या कर रही थी तुम? अरे तुम सो कैसे सकती हो? क्या तुम जानती भी हो कि डॉक्टर एलिस का लेक्चर अटेंड करने के लिए लोग कितनी तकलीफ़ें उठाते हैं? और तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है और तुम इतनी आलसी कैसे हो सकती हो? हालांकि जेनिफर की बातों में एक बात बिल्कुल सही थी। अनिका सचमुच अपनी उम्र की लड़कियों के हिसाब से काफ़ी आलसी थी, मगर अनिका के फंडे भी बहुत क्लियर थे। अनिका ने पहले ही वो सारी पढ़ाई कर ली थी जो लेक्चर डॉक्टर एलिस देने वाले थे। अनिका ने सोचा कि डॉक्टर एलिस का लेक्चर सुनने का मतलब यह होगा कि वो 2 घंटे तक उन सारी चीज़ों के बारे में सुनेगी जिसके बारे में ऑलरेडी वो सब कुछ जानती थी। इसलिए अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर अनिका ने सोचा कि वो अपनी नींद पूरी कर ले। क्लास छूटने के बाद सभी बच्चे एक एक करके क्लासरूम से बाहर निकल गए। जेनिफर भी अनिका को लेकर क्लासरूम से बाहर निकली। जेनिफर ने अनिका से कहा, अरे मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई। तुम मिड टर्म में बीच में आई हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। कल से हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और पहला पेपर माइक्रोबायोलॉजी का है। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की तरह ही यहाँ पर भी काफ़ी सिंपल पेपर सेट होते होंगे। यहाँ के पेपर में पास होना बहुत मुश्किल होता है और स्पेशली तुम तो आज ही ज्वाइन हुई हो। पता नहीं तुम इस एग्ज़ाम में कैसे पास हो पाओगी, मगर तुम फिक्र मत करना, मैं अभी तुम्हें लाइब्रेरी ले चलती हूँ। वहाँ पर तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें सिखा देती हूँ ताकि तुम्हें पास होने में कोई मुश्किल ना हो। मगर इस बार बड़े ध्यान से पढ़ना, अगर अब तुम सो गई तो कल तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन ज़रा समझने की कोशिश करो, कल के एग्ज़ाम में अगर तुम फेल हो गई तो फिर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी का नाम भी दांव पर लग जाएगा। ज़रा सोचो, ना सिर्फ तुम अपनी यूनिवर्सिटी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हो बल्कि अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रही हो। तुम्हारे नाम के साथ कई लोगों का नाम जुड़ा है, समझने की कोशिश करो। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि जेनिफर जो कुछ भी कह रही थी वो अनिका की भलाई के लिए कह रही थी, मगर अनिका के पास इस वक्त यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बहुत बड़ा मिशन पूरा करना था। अनिका ने जेनिफर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, मगर वो क्या है ना कि इस वक्त मेरी एक बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट है। मैं किसी भी हालत में उसे मिस नहीं कर सकती। मुझे जाना होगा, मैं तुमसे कल मिलूंगी। जेनिफर को बाय कहने के बाद अनिका कुछ देर तक कॉलेज के कैंपस में यहाँ वहाँ घूमती रही। अनिका ये पता लगा लिया था कि जो स्पेशल फाइलें होती थी उन्हें कॉलेज के एक स्पेशल बिल्डिंग में एक लॉकर में रखा जाता था। यूनिवर्सिटी के सिस्टम को देखकर अब तक अनिका समझ चुकी थी कि ज़रूर 004 नंबर के फाइल उसी लॉकर रूम में रखी होंगी, मगर अनिका किसी न किसी तरह से लॉकर रूम के अंदर पहुंचने का रास्ता ढूंढना चाहती थी। अनिका को अब तक पता चल चुका था कि उस लॉकर रूम का एक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता था जिन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से वो स्पेशल आईडी मिलती थी, जिसके जरिए वो लोग उस लॉकर रूम का दरवाज़ा अनलॉक कर सकते थे। अनिका यूनिवर्सिटी में नई स्टूडेंट थी। अनिका जानती थी कि एग्ज़ाम मिलने से पहले वो चाहकर भी गोल्ड मेडल नहीं हासिल कर सकती थी और फाइनल एग्जामिनेशन को अभी काफ़ी देर थी। इतनी जल्दी अनिका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनकर यूनिवर्सिटी की सबसे बेहतरीन प्रोफेसर होने का दावा भी नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि इसमें कोई चीज़ अनिका नहीं कर सकती थी, मगर टेक्निकली ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं था। अनिका को किसी तरह उस लॉकर रूम के अंदर पहुंचने का रास्ता ढूंढना था। अनिका ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि ये हमारे देश की कोई आम बैंक नहीं थी जिसे आसानी से तोड़कर अंदर जाया जा सके। स्टैब यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी और उसकी सिक्योरिटी सिस्टम भी दुनिया के बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम में से एक था। अनिका कैंपस में चक्कर लगाते हुए उस बिल्डिंग तक जा पहुंची जहां पर स्पेशल फाइलों को आर्काइव किया जाता था। अनिका ने देखा कि उस बिल्डिंग के आसपास कोई नहीं था। दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता था। ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर सब कुछ ऑटोमेटिक ही होता था। हर दरवाजे का एक्सेस, हर लॉकर का एक्सेस ऑटोमेटिकली हो जाता था। विदेश में आदमी कम और मशीनें ज़्यादा होती थी, मगर अनिका ये भी जानती थी कि मशीनों को धोखा देना इंसानों को धोखा देने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम था।
अनिका ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, इसलिए अनिका हर वक्त काफ़ी संभल कर चल रही थी। सीसीटीवी कैमरा देख रहे सिक्योरिटी वालों को यह एहसास नहीं होना चाहिए था कि अनिका वहां किसी गलत इरादे से पहुंची थी। अपनी वॉक में कॉन्फिडेंस रखते हुए अनिका अपने हाथों में किताबें लेकर सीधे उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। वो बिल्डिंग एक 2 मंजिला इमारत थी। सिक्योरिटी के नाम पर वहाँ सीसीटीवी कैमरा मौजूद थे। आसपास के प्रेमिसेस में पिन ड्रॉप साइलेंस था। उस बिल्डिंग के ठीक पीछे यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा पार्क था। उस पार्क से उठ रही पंछियों और बतखों की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ रही थी। अनिका की नज़र उस बिल्डिंग की लॉबी पर पड़ी, जिसे चारों ओर से कांच से कवर किया गया था। बाहर से देखने वाले इंसान को ये पता ही नहीं चलता कि लॉबी के अंदर किस तरह जाया जा सकता था। अगर बिना सोचे समझे आगे कदम बढ़ाए तो इंसान कांच के साथ टकरा सकता था। अनिका किसी तरह जाने का रास्ता ढूंढने लगी। हर जगह अनिका को मशीनों में ग्रीन और लाल लाइट फ्लैश होती नजर आ रही थी। ग्रीन लाइटिंग का मतलब ये था कि वहाँ फ्री एक्सेस था अंदर आने जाने के लिए, और लाल लाइट का मतलब था ये था कि अंदर जाने के लिए तुम्हें अपना आईडी कार्ड उस मशीन के सामने रखना होता था। ग्रीन लाइटों को फॉलो करते हुए अनिका लॉबी के अंदर पहुंची। लॉबी के अंदर पहुंचने के बाद उसकी नज़रें एक बड़ी सी मेटल डोर पर पड़ी, जिसके ऊपर लिखा था आर्काइव फाइल्ड। दरवाजे पर यह भी लिखा था कि अंदर जाने से पहले वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, जिसे मशीन के सामने लगाते ही एक्सेस ग्रांट या डिक्लाइन हो जाता था। अनिका जानती थी उसके गले में जो आईडी कार्ड था उससे उसे लॉकर रूम के अंदर जाने का एक्सेस नहीं मिल सकता था। और अनिका ये भी जानती थी कि अगर ये जानते हुए भी उसने अपना आईडी कार्ड उस मशीन के सामने लगाया तो हो सकता था कि उस मशीन के ज़रिए कोई अलार्म बजने लगे। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने अगर अनिका को पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही थी तो उसके लिए उसका जवाब देना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जब अनिका ये सब कुछ सोच रही थी तब अचानक ही उस लॉकर रूम के अंदर से एक आदमी बाहर आया। बहुत तेज़ी से कमरे से बाहर आया और दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होने लगा। अनिका ने सोचा कि दरवाज़ा बंद होने से पहले ही वो दरवाजे के अंदर एंटर हो जाए तो बिना किसी परमिशन के उसे लॉकर रूम के अंदर एंट्री मिल जाएगी। जैसे ही अनिका तेज़ी से लॉकर रूम की ओर जाने लगी तब अचानक अनिका की टक्कर उस आदमी से हुई जो लॉकर रूम से बाहर आया था। अनिका के धक्के की वजह से वो आदमी सीधा ज़मीन पर जा गिरा। अनिका ने बिना देखे ही उस आदमी से माफ़ी मांगी, मगर वो आदमी अपना कोट ठीक करता हुआ वहाँ से तेज़ी से निकल गया। अनिका ने देखा कि उस लॉकर रूम का दरवाज़ा बंद हो गया था। अनिका की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि उसे यूनिवर्सिटी में और कितना वक्त गुजारना होगा उस कमरे को एक्सेस पाने के लिए। जब अनिका ये सब कुछ सोच ही रही थी तब अचानक अनिका की नज़रें ज़मीन पर गिरे हुए आईडी कार्ड पर पड़ी। जो आदमी अभी भी अनिका से टकराया था वो अपना आईडी कार्ड वहीं गिरा बैठा था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि उसे आईडी कार्ड के जरिए लॉकर रूम का एक्सेस आसानी से मिल सकता था। यहाँ वहाँ देखते हुए अनिका ने ज़मीन पर गिरा हुआ आईडी कार्ड एक झटके से उठा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। अनिका बड़े ही कॉन्फिडेंटली फिर से लॉकर रूम के दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगी। लॉकर रूम के दरवाजे पर पहुंचने के बाद अनिका ने अपनी जेब से उस आदमी का आईडी कार्ड निकाला और मशीन के सामने रख दिया। मशीन के सामने उस आईडी कार्ड को रखते ही अनिका को मशीन के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। 3-4 बीप बजने के बाद अचानक उस मशीन की लाल लाइट हरी हो गई। अनिका जान चुकी थी कि लॉकर रूम के अंदर जाने का एक्सेस उसे मिल गया था। ये वही लॉकर रूम था जिसके अंदर फाइल नंबर 004 मौजूद थी। अनिका बड़ी ही सावधानी से यहाँ वहाँ देखकर लॉकर रूम के अंदर दाखिल हुई। लॉकर रूम के अंदर दाखिल होते ही अनिका ने लॉकर रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया।